नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और काफ़ी समय से ये बातचीत होती आई है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है मिल्क, दूध। दूध का नाम सुनते ही हमारे कहीं ना कहीं कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दूध से ही जीवन है। और मिल्क का नाम आते ही हमें ये बात समझ आती है कि कैल्शियम, कि दूध है तो कैल्शियम है, दूध है तो प्रोटीन है, और दूध है तो बाकी सब कुछ है, क्योंकि दूध को ही भोजन माना गया है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि दूध बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि खाली सिर्फ हम बोलें कि बस ऐसे ही है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ, और उसके बाद आज आप सभी के लिए मैं बहुत अच्छे पॉइंटर्स बना करके लेके आया हूँ, जो मैं मिल्क के ऊपर अपनी बात को आपके बीच में रखूँगा। एक पूरा एक पूरे पॉइंटर्स हैं, वो मैं उसके थ्रू आपको लेके चलूँगा, डिस्कस डिस्कस करेंगे और इंटरेक्टिव बनाएंगे इस सेशन को। रादर देन कि खाली मैं बोलूं, आप बीच में अपने हैंड रेज भी कर पाएंगे, और मैं बीच बीच में आप में से सभी लोगों को बोलने का मौका भी दूंगा। आप अपने पॉइंट्स भी रखिए, और आप बताइए भी कि आपका उसमें क्या अनुभव है। सो सबसे पहले एक वीडियो आवट का मुद्दा फूक मुझे बताइएगा, में क्या आपको आवाज़ आ पा रही है? आ रही थी, ठीक है, डन। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूड़ा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए। सर, सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर, वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई। यानी कि हर 4 सैंपल्स में एक में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर, फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस, और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की दो सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। सर, हालात ये है कि और देशों के अंदर जिन फूड आइटम्स को पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो हमारे देश में धड़ाधड़ ये कंपनियां बेच रही हैं। सर, मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव लाया हूं। पहला सुझाव, एफएसएसएआई जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, जो फाइन्स और पेनल्टीज है वो फाइनेंशियली मैनेजेबल है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड,
पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि किसी एक प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाए तो उसको पब्लिकली नेम और शेम कर मार्केट से रिकॉल करें, और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स की एडवर्टाइजमेंट संजय यादव जी। सो ये वीडियो अभी आपने देखी। इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो और दिखाता चलता हूँ जिससे कि हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करें। वेट, वेट। साथियों, मुझे आप बताइएगा अगर ये आवाज़ क्लियर हो इस वीडियो की। साथियों, मैं आप युवाओं के क्या इसकी आवाज़ क्लियर है? ठीक है, डन। आप ये देखिए। साथियों, आज मैं आप युवाओं के बीच ओबेसिटी, मोटापे का विषय फिर से उठा रहा। स्टडी कहती है कि आने वाले समय में भारत में हर तीसरा व्यक्ति मोटे मोटापे का, ओबेसिटी से परेशान हो सकता है। मोटापे की समस्या से देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई बीमारियों के खतरे भी बने रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग हमारा युवा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है हम अभी से सतर्क रहें। हम अपने ऑयल इंटेक को कम करने का प्रयास करें। मैंने कुछ समय पहले खाने में तेल की मात्रा 10% कम करने का आग्रह किया था। आज आप सभी युवाओं से मैं फिर वो आग्रह दोहराऊंगा। साथियों, एनसीसी आपको सिर्फ कदम ताल नहीं सिखाती, ये संगठन आपको एक नागरिक के तौर पर। सो आपने अभी ये वीडियो देखा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यस, दोनों वीडियो आप लोगों ने देखी अभी। दोनों वीडियोस में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि हमारे देश की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। हमारे समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। पहली वीडियो में तो ठीक ठीक तरीके से दूध के बारे में जिक्र किया गया कि कैसा दूध हमें मिल रहा है। जब जब बार बार ये दूध का टॉपिक आता है, मेरे से लोग पर्सनली भी बात करते हैं, पूरे दिन मैं किसी न किसी से बात करता हूँ। जब जब दूध का टॉपिक आता है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि क्या हम किसी भी तरीके से A2 गाय का दूध ले लें और आप हमें अलाउ कर दें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, सबसे बड़ा। अब ये A1 और A2 का क्या चक्कर है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आज मैं यहाँ पर A1 A2 के ऊपर बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। सॉरी। हम बात यहाँ पर रियल प्रैक्टिस की करेंगे, और वो रियल बात ये है कि दूध हमारे कहीं ना कहीं जड़ों में घुसा हुआ है। और दूध की ज़रूरत है क्या, दूध की ज़रूरत कब थी, ये पहले प्रश्न पूछना चाहिए हमें। दूध कब लिया जाता था? सो सबसे पहले बचपन से हम सब ने एक ही बात सुनी है, दूध पियो और स्ट्रांग बनो। सबसे पहली बात यहीं से चालू करते हैं आज की। हमने यही सुना है, दूध पियो और स्ट्रांग बनो। लेकिन आज का सवाल ये है, जो दूध हम पी रहे हैं, क्या वो वही दूध है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है? ये सवाल है। क्या ये वही दूध है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है? अगर नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं है ये। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये वो दूध नहीं है?
बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये वो दूध तो नहीं है। इस सेशन में, इस सेशन की अब शुरुआत कर रहा हूँ। इस सेशन का ये लक्ष्य नहीं है हमारा कि मैं दूध पे अटैक करूं। जो लोग गौशालाएं चलाते हैं, अगर वो इस सेशन को सुन रहे हैं या किसी भी तरीके से उनके इमोशंस जुड़े हैं गौ माता के साथ, पहली बात मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरा कोई इसके पीछे की मंशा नहीं है कि मैं दूध को गलत साबित कर दूं इधर और दूध पे अटैक करूं। मैं सिर्फ आज की स्थिति और परिस्थितियों को आपके सामने रखना चाहता हूं। और गोल ये है कि हमें सच्चाई समझनी है। सच क्या है, वैदिक प्रोसेस से भी सच सच क्या है, और साथ के साथ हमें यह भी समझना है कि वैसे भी साइंटिफिकली इसके पीछे का सच क्या है। सो मिल्क, ना तो दूध ना तो केवल अमृत है और ना ही जहर है। पहला पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे रखते हुए दूध के ऊपर, कि ना तो मैं दूध को जहर बोल रहा हूँ और ना ही मैं अमृत बोल रहा हूँ। जो लोग उसको अमृत बोलते हैं, मैं उनके भी साथ नहीं हूँ। और जो लोग कहते हैं कि ये जहर है, मैं उनके भी साथ नहीं हूँ। दोनों ही बातें नहीं है, दूध की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। उसका उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिसाइड करता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। वैदिक पर्सपेक्टिव को अगर हम समझें, अगर हम इसके पीछे के वैदिक पर्सपेक्टिव को समझें, तो मिल्क को, दूध को दुग्ध कहा जाता है। दुग्ध। तो ये जो दूध है, संस्कृत वर्ड है दुग्ध। तो ये जो दूध है, ये ओजस को बढ़ाता है। कितने लोगों को ओजस पता है? यहां से थोड़ा सा इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज मैं ही बोलता चला जाऊंगा। अब हमने वेदों को खंगालना चालू करा, मैंने वहां से नोट्स बनाए कि वेद में दूध को, दुग्ध यानी कि संस्कृत जो वर्ड है उसको ओजस बिल्डर कहा जाता है, ओजस को बढ़ाने वाला। कितने लोगों को ओजस का रियल मायने पता है? ओजस। हाँ, शिवम, आप हैंड रेस कर रहे हैं, गेस। जी। हमारी जो सातवीं धातु है शुक्र, उसका जो मतलब उप उप धातु है वो ओजस है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये ओजस अगर बढ़ेगा, बिल्ड होगा, तो हमारे को क्या मिलेगा? पहली चीज आपने बिल्कुल सही आंसर करी शिवम। अगर ओजस बढ़ जाएगा, हम्म। ओजस को बढ़ाने की क्या जरूरत है? अपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रोंग करना। बिल्कुल, 100% सही नॉलेज है और सही इन्होंने बताया है। अगर आप इसको सही तरीके से रिसर्च करेंगे ना, आप इसको ढूंढ लीजिए, गूगल करना चाहें गूगल कर लीजिए, कि दूध को बताया गया है इम्यून सिस्टम बूस्टर, इम्यूनिटी, है ना। और और कुछ ऐसा है शिवम, अब इसके आगे आंसर आप नहीं करेंगे। और और कुछ आप जानते हैं जिसको आप बता सकते हैं कि इसके अलावा ये क्या करता है? कोई और ट्राई करना चाहेगा? ठीक है। आई गेस इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है, इंटरनल स्ट्रेंथ आती है, ओजस इज ओरा, इट्स बूस्ट एनर्जी लेवल। ये ये वो आ रखे हैं, कमेंट आ रखे हैं अभी तक इसमें। वेट, ठीक है। सो यस, सो तेज को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है। अ ये काम ओजस का है, लेकिन ओजस में ये और क्या बढ़ाता है? मेंटल स्टेबिलिटी। ये सेकंड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीष जी ने बताया। मेंटल स्टेबिलिटी,
तीसरा ये काम और करता है, तीसरा ये काम और करता है। वैसे इसका ऑलमोस्ट आंसर कर रखा है जसप्रीत जी ने, जसप्रीत कौर जी ने। वो बोल रही हैं इट्स बूस्ट एनर्जी लेवल, यस। लेकिन इसको दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो पहला हो गया इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। दूसरा मेंटल स्टेबिलिटी देता है, मेंटल स्टेबिलिटी देता है। तीसरा प्राण ऊर्जा इसी से ही मिलती है। किसको मिलती है? अगर हम अपनी माँ का दूध पिएंगे तो हमें मिलेगी, गाय का दूध पिएंगे तो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, आई डाउट, आई डाउट, आई डाउट। तो क्या ये गाय के दूध के लिए बात नहीं हुई थी? हुई थी, हुई थी। लेकिन अगेन इसी वजह से ही गोमाता को गोमाता को माता बोला गया है। जब आप माता मानेंगे तब जाकर के ये तीनों चीजें मिलेंगी। हमें इम्यूनिटी भी चाहिए, हमें मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए, और हमें प्राण ऊर्जा भी चाहिए। लेकिन लेकिन हम उसको माता नहीं मानेंगे तो ये तीनों चीजें मिल जाएंगी क्या? क्या लगता है, मिल जाएंगी क्या? नहीं मिलेंगी, है ना? सो वेदों का एक कानून रहा है दूध को लेकर के, वो ये है कि जो गाय है वो हैप्पी होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए। वो हैप्पी होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, ये पहला कानून रहा है। अगर आप दूध ले रहे हैं तो गाय खुश होनी चाहिए। मुझे आज की डेट में आप बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो पहले देखते हैं कि हमारी जो गाय है जो दूध दे रही है वो खुश है कि नहीं है? कितने लोग देखते हैं? ये पहला रूल बोला मैंने अभी, मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं। पहला रूल है गाय खुश होनी चाहिए। वी डोंट नो कि हम कितने देखते हैं। और गाय, दूसरा दूसरा रूल बता रहा हूं जो वेद कहते हैं, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट। पहला था हैप्पी, सेकंड है रिस्पेक्ट। कितनी गायों की हम इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट हो रही है? नहीं हो रही। तीसरा कानून, तीसरा, गाय का दूध पीने के लिए बछड़ा पहले पिएगा, आप बाद में पिएंगे। तीसरा कानून, बछड़ा पहले पिएगा, आप बाद में पिएंगे। इसका भी पालन नहीं हो रहा। चौथा, हम बाद में आते हैं, हम बाद में आते हैं। यही चार कानून थे, यही चार कानून थे। लेकिन ये चारों कानूनों का सिर्फ मजाक ही बना है। एक बात आपको और बता दूं, जो पिछला समय था, एंशियंट टाइम, उसमें जो दूध था वो बिजनेस नहीं था, वो बिजनेस नहीं था। मिल्क की इंडस्ट्री नहीं होती थी, मिल्क इंडस्ट्री, बिजनेस नहीं था। और उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ये सेवा थी, ये सेवा थी। क्योंकि आप किसी का ओजस बढ़ा रहे हैं और किसी को प्राण ऊर्जा दे रहे हैं। किसको देने की जरूरत है प्राण ऊर्जा? बच्चा पैदा हुआ, मां गुजर गई, नहीं रही। बच्चा पैदा हुआ, मां का दूध नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, वहां पर गौ माता को माता मान करके उसके बछड़े को पहले दूध चला जाए और फिर उस बच्चे को मिले, तो उस बच्चे का प्राण ऊर्जा बढ़ता है। क्यों बच्चे की प्राण ऊर्जा बढ़ानी है? कितनों को पता है ये बात? यहां पे भी रुकूंगा। प्राण ऊर्जा बच्चे की क्यों बढ़ानी है? और जरूरी है कि दूध से ही बढ़ेगी? और कोई रास्ता नहीं है क्या? प्राण ऊर्जा क्यों बढ़ानी है? कमेंट में अभी कुछ नहीं आया, ठीक है मैं बता देता हूँ। आप देखिए, फॉर सर्वाइवल, वो तो है ही।
सरवाइव तो वैसे भी कर जाएगा अगर प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ाई। चाइल्ड ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसके इम्यून सिस्टम के लिए। यस, ये जूम यूजर से जो भी बैठे हैं मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, ये रीनेम कर लें सो दैट मैं नाम ले पाऊँ आपका। ठीक है, इम्यून सिस्टम। आप कौन है, आप अपना चैट बॉक्स में टाइप करके अपना नाम भी बताएं जो जूम यूजर्स हैं। अच्छा, डॉक्टर प्रियंका है। सो इम्यून सिस्टम के लिए दूध की जरूरत है। फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स बच्चे का खुद का इम्यून सिस्टम जीरो होता है ऑलमोस्ट। उसको जो भी इम्यूनिटी मिलती है, जो भी, आप इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरा रिसर्च पढ़ सकते हैं, और आप उसको जान सकते हैं, और आपको यही मिलेगा कि बच्चा 2 साल तक जब होता है तो उसको जो भी इम्यूनिटी मिलती है वो अपनी माँ के दूध से मिलती है। अगर लेकिन माँ का दूध ना मिल पाए तो तब आता है ये देसी गौ माता का दूध। तब तक दूध का कंसेप्ट ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। आप देखिए ना, आप पिछले टाइम में जाएंगे तो जो राजा महाराजा होते थे उनके पास लग्जरी के लिए गायें होती थी, लग्जरी के लिए, पहली चीज। और जो बाहर लोग रहते थे, साधु संत, उनको कुछ खाने को अगर कहीं नहीं मिलता था, वो जब अपनी तपस्याओं में होते थे वो अपनी साथ में गाय को रखते थे। और गाय को अकेले नहीं रखते थे, उसकी पूरी फैमिली होती थी गाय की, गौ माता की पूरी फैमिली होती थी। ऐसा थोड़ी ना होता था कि खाली गौ माता रख ली और उसी से हो जाएगा। काम धेनु गाय। और जब देसी गौ माता की बात आती है, आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नहीं थी दूध, क्या था, सेवा थी। जिसको ओजस देने हो, जिसको प्राण देने हो जिस बच्चे को, आप सोचिए, किसी के हम बोलते हैं ना कि अरे तुमने तो इनके प्राणों की रक्षा कर दी, कितनी बड़ी बात है ये। तो आपने उस बच्चे के प्राण की रक्षा कर दी, और वो कौन कर सकता है? 2 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए उसकी माँ ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, छोटा बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर्स लोग भी क्या कहते हैं, आप इनको ब्रेस्ट फीड कराइए बच्चे को, ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। क्यों? इम्यूनिटी अपने आप सब कुछ संभाल लेगी, बिकॉज इम्यून सिस्टम इज द गॉड सिटिंग इनसाइड अस। ये वो इम्यून सिस्टम है, ये वही भगवान है जिसको हम बाहर याद कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए यही भगवान है। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है दूध की, लेकिन हमने दूध को हमेशा हल्के में लिया, और या फिर कुछ ज्यादा ही अपने इमोशंस के साथ जोड़ लिया। चाहे कोई कैसा भी दूध देता रहे, हमने अपने उसको ऐसे इमोशन के साथ जोड़ा कि हम समझ नहीं पाए कि हम कर क्या रहे हैं। आयुर्वेदिक नेचर ऑफ मिल्क क्या है ना, इसका, इसका स्वभाव क्या है, आयुर्वेदिक स्वभाव क्या है, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें तो इसका दूध का स्वभाव क्या है? पहला है गुरु स्वभाव है इसका। वेद कहते हैं गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? हैवी, मिल्क हैवी है। अरे भाई, अगर आप किसी को भोजन कराते हैं तो वो अगर लाइट होगा तो जल्दी भूख लग जाएगी, लेकिन अगर आप दूध पिएंगे अच्छे से तो जल्दी करके भूख नहीं लगेगी, हैवी है, उसका स्वभाव है गुरु। दूसरा क्या है? शीत, यानी कि ठंडा, कूलिंग। कूलिंग कब? कूलिंग कब? हर केस में ये कूलिंग नहीं है। अगर आप 2 वर्ष की आयु तक पी रहे हैं तो कूलिंग है। अगर आप किसी संदर्भ में पी रहे हैं तो कूलिंग है। जैसे आपने आयुर्वेदिक दवाई ली, उसको आपने दूध के साथ लिया तो ही कूलिंग है। औषधि के तौर पे लेंगे तो ही कूलिंग है, रोज पीने बैठ जाएंगे तो कूलिंग नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कूलिंग है। स्निग्ध है, ल्यूब्रिकेटिंग है। अब देखिए ना, आयुर्वेदिक दवाइयों को क्या कहा जाता है? खुश्क होती हैं, खुश्क, ड्राइनेस बढ़ा देती हैं, गर्मी कर देती हैं, या फिर ड्राइनेस बढ़ा देती हैं। तो दूध के साथ लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध लुब्रिकेशन का भी काम करता है। मतलब, इस पूरी बात का मतलब क्या है कि दूध वीक डाइजेशन वालों के लिए नहीं है, और दूध जो बिल्कुल अच्छी, प्रबल, जिनकी अग्नि है उनके लिए औषधि है। जिनकी अग्नि बहुत अच्छी है
उनके लिए संभल जाएगा, लेकिन जिनकी अग्नि मंद है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, उनके लिए ये दूध नहीं है। मुझे बताइए यहाँ पे रुक के, मैं रोज बड़े सारे लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे तो किसी की भी अग्नि सही नहीं दिख रही। ये जिस युग की बात मैं पढ़ रहा हूं उस समय होता था। अभी किसकी अग्नि प्रबल चल रही है भाई? सबके सबको कॉन्स्टिपेशन चल रही है, एंजाइटी है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हम सभी लोगों को चल रही हैं। चाहे वो ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो जब आप दूध लेते हैं तो वो पेट में पड़ा रहता है। मैं अभी शुद्ध से शुद्ध दूध की बात कर रहा हूं, शुद्ध से शुद्ध। अभी मैं मिलावट वाली कहानी पे आया ही नहीं। आपने शुद्ध भी ले लिया तो भी वो पेट में पड़ा रहता है, और 8 घंटे लगते हैं उस दूध को पचने में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस भी कह रही है और ये आयुर्वेद भी कहता है। 8 घंटे का समय लगता है दूध को पचने में। क्या हम इंतजार कर रहे हैं? इसीलिए आयुर्वेद ने कहा था औषधि की तरह दूध को लेंगे और रात को लेंगे, जिससे कि जब आप सो जाएंगे तो वो पचेगा, पचेगा वो। और दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जो बताया गया है आयुर्वेद में कि भाई आप शाम ढलने के बाद भी ले सकते हैं। दूध ही एक वो चीज है। आप मुझे दूसरी कोई एक चीज बताइए जो सूरज ढलने के बाद भी लिया जा सके। सिर्फ दूध ही है, नथिंग एल्स। आयुर्वेद बोलता ही नहीं है कुछ, वहां पे बिल्कुल साइलेंट है। ये दूध ही है वो। तो दूध का ये इंपॉर्टेंस है। तो क्या दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अभी यहाँ पर सवाल नहीं है। अभी तो हम दूध को समझ रहे हैं कि दूध का क्या महत्व है और क्या आज की डेट में चल रहा है। तो अगर आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद का एक कानून है, वो कहता है अगर आपने भारी भोजन ले लिया, भारी, और आपकी अग्नि मंद है, आपकी अग्नि मंद है, तो टॉक्सिन्स बनेंगे। आम बनेगा, आम, जिसे टॉक्सिन्स कहा जाता है। ठीक है, दोबारा बोलता हूं ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, हम बार बार वेलनेस सेंटर जाएं, हम बार बार नेचुरोपैथी में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, हम टॉक्सिन्स को निकालें, डिटॉक्स करें, एक ही कानून है। आपने भारी चीज ली, आपका जो नीचे संभालने वाला था घड़ा, घड़े का जो बेस है वो कमजोर है, और ऊपर वजन डाल दिया तो बेस तो टूटेगा ही, संभाल नहीं पाएगा। आपका अगर जो अग्नि है वो कमजोर है और ऊपर से आपने भारी, ना पचने वाला, देर से पचने वाला भोजन भी डाल दिया, दूध की बात भी नहीं करता, भोजन भी ऐसा डाल दिया जिसको आपकी अग्नि संभाल नहीं पा रही, तो आपका वो टॉक्सिन्स बनेगा, सड़ेगा। ये सिंपल है। उसके बाद अब भारत पे आ जाते हैं। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया वेद और आयुर्वेद के अनुसार दूध के बारे में, दूध के बारे में वेदों और आयुर्वेदों के, आयुर्वेद के अनुसार मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब हम थोड़ा सा क्विकली बढ़ते हैं। आजकल का जो दूध है ये डेंजरस क्यों हो रहा है, जो अभी हमने वीडियो देखी है ना, राज्यसभा तक में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़ गई कि दूध की खपत इतनी ज्यादा है लेकिन दूध का प्रोडक्शन नहीं है, तो दूध आ कहां से रहा है इतना? कितने गुना दूध, कितने टाइम्स दूध यहां पर मार्केट में बिकता है, और उसका प्रोडक्शन जो है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन 1 है तो उसका 4 गुना बिकता है, तो ये 3 गुना आता कहां से है? पूछने वाली बात है। शायद मैं ये 4 गुना भी कम बता रहा हूं। इसका स्टैटिस्टिक्स भी अभी आपके सामने एग्जैक्टली रखने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास आगे मेरे नोट्स में है तो। मैंने वैसे लिखा था। सो मिल्क क्वालिटी क्राइसिस चल रहा है इधर भारत में। मिल्क का क्वालिटी का क्राइसिस चल रहा है। कैसे? मिल्क में या तो पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? पानी में दूध मिला दिया, मैं उल्टा बोल गया। इतना सीधा सीधा हिसाब नहीं चल रहा है कि दूध में पानी मिलाएंगे। फिर से बोलता हूं, पानी में दूध मिला दिया, पानी में दूध मिला दिया, और दूध के अंदर और क्या मिला दिया उसी दूध में? डिटर्जेंट मिला दिया, डिटर्जेंट, एडिबल। आप कहेंगे ये क्या चीज है? रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। एडिबल भी आता है, यूरिया।
यूरिया मिला दिया। आप पूछ सकते हैं ये सब ऐसा चीजें क्यों मिलाते हैं, ताकि आपको पता ना चले कि ये रियल दूध है या कैसा दूध है, ताकि उसका काम वैसा होने लगे। उसके माइक्रोबायोम और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैच करने की कोशिश करी जाती है। सिंथेटिक फैट मिला दिया, दूध बना दिया। और हॉर्मोन्स और एंटीबायोटिक्स तो कॉमन है, जो उस गाय में दिए जा रहे हैं और उस दूध में भी डाले जा रहे हैं। और काओ को, देसी गौ माताओं को काओ बना दिया। गाय माता से काओ कब बन गई हमें पता नहीं चला। और ये जो काओ है, ये मशीन बन गई, मशीन। आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो गाय के जो थन होते हैं उसके ऊपर भी पाइप लगा करके, और वो एक पूरा स्टिमुलेटर होता है जिसके थ्रू पूरा दूध निकाला जाता है। उसके अंदर भी घाव होने लगते हैं जहाँ से दूध निकाला जाता है ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू। ठीक है, वो दूध निकालती चलती है, दर्द होता चलता है, और वो इन्फेक्शन भी उस दूध में आता है। कोई लाख मना करे इस बात को। ठीक है। सो क्या ये सारा दूध जो मैंने आपको आज की स्थिति से अभी तक बताया, और आगे भी अभी मैं बताऊंगा, क्या ये वो दूध है जो आपको ओजस देगा? ओजस, इम्यून सिस्टम देगा? आपको लगता है ये कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा? क्या आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा? आप गलत फहमी में हैं। क्या आपको ये माइंड क्लैरिटी देगा? आप देखिए, पहले के टाइम में लोगों को कितना अच्छी क्लैरिटी रहती थी माइंड में, है ना। आजकल हम बोलते हैं ब्रेन फोग हो गया, ब्रेन फोग, है ना। तो बहुत बुरा हिसाब किताब दूध के साथ चल रहा है। सूर्या जी लिख रहे हैं, लाइव स्टॉक कहता है कि मिल्क प्रोडक्शन 15 करोड़ लीटर पर डे है, डिमांड 75 करोड़, 75 करोड़ लीटर्स की है पर डे, और उसकी सप्लाई भी अवेलेबल है, ऐसा लिख रहे हैं वो। तो ये तो ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। मतलब निकाला एक, बनाया 5, तो ये बाकी का 4 क्या है? ये बाकी का 4 है क्या? और अभी तो ये जो 15 करोड़ लीटर है, आपको मैं बता दूं ये सारा कुछ मिला करके है। इट इज नॉट अबाउट देसी काउ, इट इज नॉट अबाउट जर्सी, एच HF काउस, मतलब इतनी कैटेगरी में यहाँ पे बोलूं, उसके अंदर भी, देसी काउ के अंदर भी हमने ब्रीड को खराब कर दिया। उसके बाद हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमें दूध तो अच्छा मिलना ही चाहिए। हम किस भ्रम में जी रहे हैं? ये सारा कुछ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को जनरेट करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF, सर्च कर लीजिएगा आप। ये दूध में ही होता है, जो जा करके सेल्स के ऊपर बैठ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम के प्रॉब्लम को जन्म देता है, जिसकी वजह से मोटापा, जिसकी वजह से फैटी लिवर, जिसकी वजह से PCOD, PCOS, थायराइड, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, BP। कुछ रह गया हो तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये सब कुछ उसी से ही आता है। ये सारा कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है ना। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ओजस तो नहीं बढ़ पा रहा इस वाले दूध से, और आम जनरेट हो रहा है। आम क्या हुआ? टॉक्सिन्स जनरेट हो रहे हैं। अब वैदिक प्रोसेस हम समझ लेते हैं, वैदिक प्रोसेस हम समझ लेते हैं। हमारे वेदों में कहा गया कि भाई, जिस गोमाता से आप दूध लेंगे उसका दूध कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उस गोमाता का गो सेवा होनी चाहिए। गो सेवा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, गो सेवा, गाय की सेवा। अब गाय की सेवा को समझते हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है, हमारी जितनी भी गायें हैं वो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है। क्या ध्यान से कभी आपने अपना उन गायों की आंखों को देखा? आंखों को देखिए, उनकी आंखें बयान कर देंगी कि वो स्ट्रेस में है। उसके बाद आप देखिए ओवर मिल्किंग, हम दूध जरूरत से ज्यादा उनसे ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस है ना, इंडस्ट्री है ना। उसके बाद बछड़े नहीं है उनके पास, उन गायों के पास बछड़े नहीं है, बट वो दूध दे रही हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, बछड़ा दें या ना दें, लेकिन दूध देना जरूरी है, कंपलसरी है, कानून बना दिया हमने। फिर उसके बाद आहार विहार देख लीजिए उस गौ माता का। ठीक है, वो अपने आप से जाकर के चर भी नहीं सकती बेचारी, उसको हम लाके देंगे, स्पून फीडिंग कराएंगे कि लीजिए हमने यहीं ला दिया, इतने ही
10 फुट बाय 10 फुट के जगह में ही आपको रहना है। ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा बाड़े तक जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है। हमने उसका यहाँ पर एक तरह से नेशनल पासपोर्ट बना दिया कि इस देश से इस देश में नहीं जा सकते, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं आप। ऐसी स्थिति में हमने गायों को लाके खड़ा कर दिया। फिर हम उसको फीड क्या करा रहे हैं? अरे हमारे पास अपने चरने के लिए चारा नहीं बचा। हम उस युग में जी रहे हैं, अपने चरने के लिए चारा नहीं है, तो हम केमिकल फीड जब खुद को करा रहे हैं तो उसको भी हम केमिकल फीड वाला ही सब कुछ डाल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इतना ही नहीं, प्लास्टिक तक को इंजेस्ट करती है वो सब गायें। प्लास्टिक खाती है सड़क पे चलते हुए, या वो जितनी भी चीजों में जो भी उसको मिल रहा है माइक्रो प्लास्टिक उसके शरीर में जा रहा है। अब यहां पर हमने गौ सेवा देखा कि नहीं हो रही, हमने देखा आहार विहार गाय का सही नहीं है। तीसरा देख लीजिए सत्व गुण। सत्व गुण उसका पूरा विलुप्त है। कैसे? डर में है गाय। गाय डर में है ना। गाय का जो ओरा होता है, देसी गोमाता का जो ओरा होता है, वो सब रीड कर लेता है। काउ थेरेपी हमने नाम रख दिया, है ना। काउ थेरेपी कि गाय को गले लगाएंगे तो थेरेपी हो गई। तो जब वो आपको ठंडक दे सकती है, तो क्या वो आने वाली प्रॉब्लम्स को फील नहीं कर सकती? क्या वो नहीं समझ सकती कि आने वाला जो समय है उसके लिए वो कैसा होने वाला है? तो वो उस डर में रहती है, वो उस परेशानी में रहती है। तो सत्व गुण चला जाता है उसके दूध से। उसके बाद तो जो दूध वो देती है वो कैसा होता है? या तो वो तामसिक होता है या वो राजसिक होता है। क्या इस दूध को नॉनवेज कहना चाहिए? यस, इट इज नॉनवेज। यस। आप सीधी सीधी बात समझिए कि अगर मिल्क को कोई कह रहा है कि वेज है, तो हमें देखना पड़ेगा कि गाय कौन है, कहाँ है, किस स्थिति में और किस परिस्थिति में। अदरवाइज ये मिल्क भी नॉनवेज है, क्योंकि ये तामसिक है। तामसिक भोजन आप ले रहे हैं, है ना। और मिल्क सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए जो मैं आप बोलने वाला हूं। ये लाइन डॉक्टर पांडे बोलते थे। ये बहुत स्ट्रांग लाइन है। मिल्क यानी कि दूध सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है ये मिल्क। इंफॉर्मेशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन लेके आता है मां से बच्चे तक, और देसी गौ माता से हम तक या उसके बछड़े तक। ये सिर्फ न्यूट्रिशन लेके नहीं आता है, याद रखिएगा। आप सिर्फ न्यूट्रिशन की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन लेके आता है। आज की डेट में, आज की डेट में स्थिति इतनी खराब है कि हम सबके सब इमोशनली सप्रेस्ड हैं, और हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम इतने स्ट्रेस में कैसे चले गए। हम सुबह लेट कैसे उठते हैं, हमारी सारी आदतें कैसे खराब हो रही हैं, और हम इतने ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह की समस्याओं से हमारा मनोमय कोश जूझ रहा है। ये कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, हम सोचते नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो गाय के साथ होगा वो आपके भीतर भी होगा, वही इंफॉर्मेशन कैरी होकर के आ रही है। याद रखिए, आपका एक एक इमोशन आपका एक एक डिजीज बनता है। अगर किसी फीमेल को यूट्रस फाइब्रॉइड है, तो वो ये वही सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो उसके यूट्रस में स्टोर हो गए हैं। ये वही दबे हुए इमोशंस हैं जो पीसीओडी और पीसीओएस बन के, सिस्ट बन करके स्टोर होते हैं। ये वही इमोशंस हैं जो लिवर फाइब्रोसिस बनते हैं। ये वही इमोशंस हैं जो किडनी स्टोन का रूप लेते हैं और ना जाने क्या क्या। आपको ये समझना है, ये खाली न्यूट्रिशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है। आप देखेंगे कि पंच महाभूत डिस्टर्ब है। पृथ्वी सबसे पहला तत्व आता है ना। कंक्रीट के फ्लोर हैं आज की डेट में, जहां पर हम गाय को रखते हैं वो कंक्रीट के फ्लोर हैं। वो धरती से भी नहीं जुड़ी बेचारी। पंच महाभूत तो देख लीजिए उस गाय का, उसको माता बोला है हमने। क्या वो धरती से जुड़ी है? मैक्सिमम जगहों पे जो गाय हैं वो कंक्रीट के फ्लोर पे खड़ी है। ठीक है। वो जल कौन सा लेती है? पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड वाटर लेती है। अग्नि, उसको धूप भी इनफ नहीं मिलती।
बाड़े में बांध करके रखते हैं हम उसको। आधे से ज्यादा टाइम जो उसको धूप चाहिए वो भी नहीं मिलती। हम उसको क्लोज्ड शेड्स में रखते हैं, ना उसको वायु मिल रही है और उसको कोई आजादी नहीं है, तो उसको आकाश तत्व नहीं मिल रहा है। पांचों तत्व उसके इम्बैलेंस हैं, तो किस तरीके का दूध दे रही है वो? ये सोचने वाली बात है। जब पूरा का पूरा नेचर ही डिस्टर्ब है, तो मिल्क यानी कि दूध तो अपने आप में कितना विषाक्त होगा या किस तरीके का होगा, ये हमें सोचने वाली बात है। कुछ अनहर्ड बातें सुन लेते हैं। मेरा यहाँ पर आपको डराने का मोटिव नहीं है, और मैं दूध को गलत नहीं कह रहा हूँ। दूध के बारे में मैं जितनी अच्छी बातें हैं मैंने पहले आपको बोली हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे सच्चाइयां बताता हूँ। हमने पंच महाभूत तो देख लिया, गाय का सही नहीं है। हमने उसको वेदों के अनुसार देख लिया कि वो सही नहीं चल रही है आजकल की गाय। उसके बाद देखिए ना, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनकी सच्चाई देखिए। तो सबसे पहले जो दूध की बात करते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये प्रोटीन ड्रिंक है, प्रोटीन। सच्चाई ये है कि ये हार्मोनल फूड है। हम हॉर्मोन्स ले रहे हैं अपने अंदर, हम हॉर्मोन्स ले रहे हैं। जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी एडल्ट हैं जो बच्चे नहीं हैं, उनमें म्यूकस और इन्फ्लामेशन ये कॉज कर रहा है। म्यूकस का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। अगर आप हरियाणा की तरफ चले जाते हैं, हरियाणा की तरफ चले जाइए, इतना ज्यादा म्यूकस का प्रॉब्लम है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। इतना कफ है, वो कहां से आ रहा है? मैं सही तरफ आपको इंडिकेट कर रहा हूं। अगर आज वो इस तरफ बात को समझ जाएं, तो वो इतने ज्यादा जो कफ से जूझ रहे हैं, है ना, तो वो उससे बाहर आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन का तो क्या कहना। इन्फ्लामेटरी डिजीजेस इतने बढ़ गए हैं, इन्फ्लामेशन ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डिजीजेस के पीछे का रूट कॉज है, कारण है। इन्फ्लामेशन इससे बढ़ रहा है। और साथ में देखिए आप, एक तरफ हम स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, एक तरफ ये पूरी दुनिया स्ट्रेस में है, चिंता में है, साथ में पी लेती है दूध। एक तरफ स्ट्रेस, दूसरी तरफ दूध। अरे दोनों चीजें मिला करके इतना ज्यादा हैवीनेस होने वाली है कि एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा आपको, तरह तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो क्या होगा। उसके बाद गजब की चीज देखिए, ये जो दूध आता है, डेयरी इंडस्ट्री हमें ये ठंडा दूध प्रोवाइड करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया? कोल्ड मिल्क। अरे गजब की बात करते हैं आप। देसी गौ माता हो या कोई भी गाय हो, उसने हमें कोल्ड मिल्क नहीं दिया था, नहीं दिया था उसने हमें। आप हमें कोल्ड मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार भी गलत है और आपकी शरीर के हिसाब से भी गलत है। बैक्टीरियल सूप बना दिया आपने दूध को रख रख के। पहले उसको निकाला, फिर आपने उसको पैस्चराइज कर दिया, फिर आपने उसको ठंडा किया, फिर आपने उसको पता नहीं ना जाने क्या क्या करते करते जब वो हमारे पास आता है, उसको भी फिर हम उबाल करके दोबारा फ्रिज में रखते हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमें समझ भी नहीं आ रही, हमें समझ भी नहीं आ रही। और आई एम रियली सॉरी, बड़ा दुख होता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता हूँ। एक डाइटिशियन को मैंने देखा, वो वीडियो बना रहे हैं दूध के बारे में, और वो ये बोलते हैं कि ये सब मार्केट में मिथ फैलाया जाता है कि दूध अच्छा नहीं है। ये सब पीछे उसका पूरा फूड सेफ्टी का लेबल लग के आ रहा है, और दूध सारा सेफ आ रहा है। अगर सेफ आ रहा है तो राज्यसभा में इसके ऊपर बात कैसे उठ रही है? सोचने वाली बात है। हमारी पूरी की पूरी नेक्स्ट पीढ़ी को नष्ट करा जा रहा है इस दूध के चक्कर में, हमारे इमोशंस के साथ जोड़ के कि भाई कृष्ण भगवान भी पीते थे, पियो। कहाँ पीते थे दूध, कहाँ पीते थे? हैरान कर देने वाली बात है। उसके बाद आप देखिए, हम यहाँ तक रुकते नहीं हैं, हमें तरह तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है कि दूध के साथ फ्रूट को मिक्स करके लो, है ना। फ्रूट, पता नहीं क्या क्या, हम कौन कौन से फ्रूट्स के शेक्स बना रहे हैं, दूध के साथ मिक्स कर करके ले रहे हैं, जिससे कि एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन होनी है, जिससे सारे डिजीजेस आ रहे हैं। आज की डेट में जितना यंग जनरेशन है वो सब बीमार है। मैंने पीछे भी एक स्टडी दिखाई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, मेन फ्रंट हेडलाइन जो थी उसकी, फ्रंट पेपर पे छपी थी कि 3 में से 1 बच्चे को, 9 साल की उम्र के 3 में से एक, हर 3 में से 1 बच्चे को ट्राइग्लिसराइड हाई है।
और दिल्ली टॉप कर रहा है हाइपरटेंशन में बच्चों के केसेस में। क्या ये छोटी मोटी बात है? क्या ये छोटी मोटी बात लगती है? इतनी कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या ये हमें क्या ये हमें डराने वाला नहीं दिखता है ना? हमने ऐसा मान लिया है कि भाई वो हमारे दिमाग में बिठा दिया कि 70-80 साल हम जिएंगे। आप क्या बात करते हैं कि 70-80 साल जिएंगे? आपके पास अभी अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। आप अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप ढंग से नहीं कराते हैं। कुछ लोगों ने आपको ये कह कह के डरा रखा है कि भाई बार बार हेल्थ चेकअप कराओगे उसमें कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। तो भाई साइलेंट रह करके मर जाएं क्या? प्लीज हेल्थ चेकअप कराइए। हेल्थ चेकअप कराइए और उसको डीपली समझिए। रूट कॉज निकालिए कि क्या आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि जो उस रिपोर्ट में आ रहा है। वो रिपोर्ट गलत नहीं बता रही है। आप रेंजेस पे मत जाइए, लेकिन अगर वो बिगड़ रहा है तो उसको संभालिए समय रहते हुए। अपने साइन सिम्टम्स को देखिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए किसी की बातों में आके कि बार बार चेकअप नहीं कराना चाहिए। कराना चाहिए। कराना चाहिए। बार बार चेकअप नहीं करा करके आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। एकदम से प्रॉब्लम आ गई जी, अभी तो सही सही सलामत चल रहे थे। सारा कुछ अच्छा था, कल ही हम बाहर से होके आए हैं। आज पता नहीं वॉशरूम गए, एकदम से सांस चढ़ गई और गिर गए। क्यों भाई? एकदम से कुछ नहीं होता, ये बॉडी है। 20 साल लगाते हैं आप बीमार करने में। 20 साल। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि एकदम से हो गया। इट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिवाइस मेड बाय गॉड, नॉट बाय यू। तो इसका ध्यान रखिए। ये आपकी बॉडी है तो आप हैं, अदरवाइज आपकी आइडेंटिटी भी नहीं रहेगी। सो इस इंपॉर्टेंट बातों को आप समझिए। और उसके बाद आप देखिए कि यही वो दूध है जो सबसे पहले फीवर भी दे रहा है, साइनस दे रहा है, साइनस। साइनसाइटिस हो गया। साइनस के इतने पेशेंट हैं। ये वही दूध है। मैं इंडस्ट्रियल मिल्क की बात कर रहा हूं। मैं देसी गोमाता के दूध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इंडस्ट्रियल मिल्क की बात कर रहा हूं, जिसे दूध कहना ही नहीं चाहिए, है ना? और यही वो दूध है जो ऑटो इम्यून डिजीज दे रहा है। यही है वो दूध जिसकी बात नेक्स्ट, अभी जो कमिंग सैटरडे आ रहा है उसमें मेरा ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर सेशन है। सो ऑटो इम्यून डिजीज दे रहा है। 60% ऑफ द डिजीजेस नोन टू ह्यूमन मैनकाइंड आर ड्यू टू ऑटो इम्यून ट्रिगर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रही है ये। और ऑटो इम्यून वाले डिजीजेस का क्योर ही नहीं है कहीं पर। आप देखिए ना, क्योर ही नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं? हम गाय के नाम पे हम कर क्या रहे हैं अपने शरीर के साथ? बाहर किसी कंट्री में दूध को लेकर के ऐसा पागलपन नहीं है जैसा हमें है। क्यों है ऐसा पागलपन? ये बनाया गया है नहीं? हमारे शास्त्रों ने पागल नहीं किया हमें। हम पागल हो गए हैं इसके चक्कर में। अब आप दही पे आ जाइए। फर्मेंटेड फर्मेंटेड फर्मेंटेड। कितनी बड़ी बात है कि ये फर्मेंटेड है, फर्मेंटेड है। ठीक है, फर्मेंटेड है। क्या फर्मेंटेड फूड सबके लिए है? क्या ये वही दही है और क्या ये वही फर्मेंटेशन है जो सबके लिए है? हमें पता नहीं है। ये स्किन इश्यूज दे रही हैं क्योंकि ये उसी दूध से बनती है। और मिलावट होती है इसमें, और फ्रीज कर करके रखा जाता है। ये स्किन इश्यूज दे रही हैं, जॉइंट पेन में फ्लेयर करा रही हैं। आप देखिए दूध का जो नेचर है वो एसिडिक है। एसिडिक है वो। एल्कलाइन सिर्फ उसके काल के अनुसार है और बच्चे के लिए वो एल्कलाइन है, अदरवाइज वो एसिडिक है। दूध को पचाने वाला एंजाइम आपके पेट में बनता ही नहीं है। 2 साल के बाद बनना बंद हो जाता है। बच्चे को अगर पिलाएंगे ना, उल्टी कर देता है वो। दही जैसा निकलता है उसके मुंह से कुछ। फर्मेंट होने लगता है वही दूध, पचना बंद हो जाता है, सड़ने लगता है उसके पेट में। ये वही दूध है जो कि एसिडिक है। तो फिर इससे निकलने वाली दही भी तो एसिडिक है। क्या ये सबके लिए है? नहीं है। बहुत सारे लोगों के तो जीन्स ही सपोर्ट नहीं करते। अब मैं जीन्स की जैसे ही बात करूंगा लोग कहेंगे कि सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। मैं एक जेनेटिक वेलनेस एक्सपर्ट हूं और उसी के नाते आपको ये बात कह रहा हूं। जीन्स पे एक पढ़ाई पूरी पढ़ ली है।
उसी के बेस पे आपको बता रहा हूं कि जीन्स के बारे में अगर आपको समझना है तो जेनेटिक टेस्ट कराइए, पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज सूट हो रही है कौन सी नहीं होती। आप कहेंगे कौन सा टेस्ट? तो जीन जेनेटिक्स के ऊपर मैं बाद में किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन यहां पर आपको समझना है, दही ले रहे हैं, रात को दही लेने बैठ गए, आयुर्वेद मना करता है। ठीक, इससे हम आगे बढ़ते हैं, बटर में आ जाते हैं। बटर, कृष्ण भगवान बटर खाते थे, मक्खन। दूध का गिलास नहीं था उनके हाथ में, मक्खन था ना। मक्खन जो खाते थे वो एल्कलाइन था, एल्कलाइन फूड चाहिए था और प्रोबायोटिक चाहिए था। उस समय की गायें भी अलग थी, जो मैंने अभी तक इतनी देर से कथा सुनाई, उन सभी के बेस पे वो गाय की सेवा भी करी जाती थी और सब कुछ करा भी जाता था। लेकिन बटर विलन नहीं है, बटर को मैं विलन नहीं कहूंगा, ये एनर्जी बूस्टर है ना। मक्खन और मिश्री सही तरीके की धागे वाली मिश्री मिल गई और उसके साथ मिला के खा लिया गया सही तरीके का मक्खन, तो हमारी कथाएं कहती हैं इतना बल मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं फेवर में हूं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आप बटर लेना चाहते हैं तो सफेद मक्खन लीजिए, गौशाला जाइए, देखिए कि वो कितना चरने देते हैं, कैसी गायें हैं, नंदी है कि नहीं है, बछड़ा है कि नहीं है, कैसे रख रहे हैं। जुड़िए वहां पे, माँ है ना, माँ से मिलने कभी कभार तो जाइए, जाइए। उसके बाद आप हकदार हैं मक्खन लेने के, दूध के नहीं, मक्खन लेने के। मक्खन किस लिए लेंगे? औषधि के लिए लेंगे। अगर आप लग्जरी के लिए लेने लग जाएंगे तो इंडस्ट्री तो बनेगी ही, इंडस्ट्री तो बनेगी। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि हम इससे लग्जरी चाहते हैं या फिर हम इसको औषधि के रूप में लेकर के इसको चीजों को सही करना चाहते हैं। और औषधि भी जब लें तो उस गोमाता को नमन करिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ये दुर्लभ चीजें हैं। जो घी, जो मक्खन है, ये दुर्लभ है। ये उनको दीजिए जिनको बल की जरूरत है, औषधि के तौर पे दीजिए। तो बटर मिल्क, उसी बटर को जब हमने पानी में डाल के फेंटा तो बटर मिल्क बन गया, फैट मिल्क बोलना चाहिए इसको। ये डाइजेस्टिव मेडिसिन है। देखिए, वो वही दूध था जिसका रूप बटर मिल्क है, यानी कि छाछ है, लस्सी है। ये भोजन को पचाने लग गई, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा काम करती है। डाइल्यूट होना चाहिए पानी के साथ, हमारे मक्खन का डाइल्यूट होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा? जब तक आपके पास प्योर मक्खन नहीं है तो प्योर छाछ कैसे मिल जाएगी? अगर नहीं है तो नहीं है। अगर इसका हीलिंग कॉम्बिनेशन आप समझें, अगर आपने हींग, जीरा और नमक डाल करके लस्सी या छाछ का कभी सेवन किया, प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो बहुत बढ़िया। आप कहेंगे नहीं हमें तो पच जाती है इंडस्ट्री वाली भी, बिल्कुल पच जाएगी, बहुत कम नुकसान करेगी एज कंपेयर टू मिल्क। इंडस्ट्री मिल्क बहुत कम नुकसान करेगी, पच जाएगी, मैं फेवर में हूं, लेकिन फायदा पूरा नहीं देगी, पूरा फायदा नहीं देगी। हो सकता है आपके जेनेटिक्स को सूट कर गई और पच गई, आपको सूट कर गई, लेकिन फायदा नहीं देगी। फायदा लेना है तो वो प्योर से ही मिलेगा, सही तरीके से ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है अल्टीमेटली दुनिया का बेस्ट फूड, जिसका नाम है घी। घी, घी को मैं फूड ना कह के मैं कहूंगा मेडिसिन, क्योंकि युग बदल गया। पहले ये भोजन की कैटेगरी में आता था, आजकल ये औषधि की कैटेगरी में आता है। क्यों? इतना बचा नहीं, हम ज्यादा लोग हो गए हैं, गायें कम हो गई है। अगर आप भोजन के तौर पे मांगने लगेंगे, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप सारी मिठाइयाँ सब कुछ घी में बनाना चाहते हैं, बेचारी गाय जाए तो कहाँ जाए। 30 लीटर दूध से 1 किलो देसी घी बनता है, 30 लीटर, 30 लीटर। अगर आपको कैलकुलेशन पता है या नहीं पता है, एक किसी गौशाला जाइए, जाइए और देखिए कि एक गाय कितना दूध देती है एक दिन में, कितना उसका बछड़ा पी जाता है, कितना एक्चुअल में बचता है, और जो बचता है उसको वो लोग क्या करते हैं और किस तरीके से वो 1 किलो घी निकालते हैं।
उस पूरे रिसर्च को देखिए अपनी आंखों से, तब विश्वास करिए। अगर आप बिना देखे विश्वास करने जा रहे हैं तो मैं हैरान हूं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं और दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है। और ये फैट नहीं है, ये फैट नहीं है, ये वो वाला फैट नहीं है जो घी है, जिसे आप कहते हैं अरे मेरा बॉडी फैट बढ़ जाएगा। दैट इज बॉडी वेस्ट। फैट लॉस करो, फैट लॉस करो, फैट लॉस करना चाहिए। हाँ जी, किसी ने पूछा कि क्या क्या चेक करना पड़ेगा, अभी सब कुछ बता रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ फैक्ट्स बताए जा रहा हूँ, है ना। ये इतना ऐसा टॉपिक है, कोई मेरे से कोई छेड़ देता था मुझे दूध के ऊपर तो कोई बोलता था कि थोड़े से में बता दो, थोड़े से में नहीं होती है बात, थोड़े से में नहीं होती है। तो आपको पूरा ही सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो वाला फैट नहीं है, ये रियल फैट है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद, 7 धातु हैं, उसमें जो बिल्कुल बीच वाला धातु है वो मेद है। ये वही मेद है जो हमारी बॉडी बॉडी के साथ बिल्कुल मैच होता है। ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं होती, लेट मी टेल यू। दुनिया बोल रही होगी, बोलेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसको कहूंगा बैड वेस्ट हो सकता है जो किसी एनिमल प्रोडक्ट से आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं जब हेल्थ कोचिंग देता हूं तो मैं उसमें एकदम से किसी का कोई नॉनवेज ले रहा है तो मैं बंद नहीं कराता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उनका नॉनवेज बंद कराने गए, उन्होंने हमें बंद कर दिया, है ना। वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा धीरे धीरे चलना होता है। तो अगर कोई मेरी इस बात को सुन रहा हो, आज मुझे पूरा सच बोलना पड़ रहा है दूध के ऊपर, पूरा खुल के बोलना पड़ रहा है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये मेडिसिन का कैरियर माना जाता है, यही वो घी है, यही वो घी है जो आयुर्वेद में लिखा है कि औषधि को घी में मिला करके ले लिया तो औषधि अपना काम 10 गुना अच्छे तरीके से करेगी और नुकसान भी नहीं होगा। ये वही घी है। तो क्या मैं औषधि के साथ लेने के लिए कह रहा हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसको औषधि की तरह लीजिए, अगर मिलता है तो। शर्त यही है, अगर मिलता है तो, बिल्कुल प्योरेस्ट तरीके से मिलता है तो। पैसों के बारे में यहां पर मत सोचिए, घी के बारे में। आप 10 जगह पे खर्चा करते हैं, घी के बारे में आते ही आप पैसों के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, गट लाइनिंग। सारी मार्केट लगी हुई है इस लड़ाई में कि गट लाइनिंग को रिपेयर करना है। गट लाइनिंग को रिपेयर करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, उसका नाम है घी। अगर आपको गट लाइनिंग को रिपेयर करने के आपके पास कोई दूसरा विधि है, इससे बेहतर कोई विधि है, आप मुझे बता सकते हैं, शायद मेरी नॉलेज में नहीं होगा। मैं जितना जानता हूं, मैं घी को ही जानता हूं। हमारे पूर्वजों को कुछ अलग से इतनी दवाइयाँ, इतनी कंपनियां, इतने ब्रांड, इतने सप्लीमेंट, ये खा लो वो खा लो, सुपर फूड आ रहे हैं रोज नए नए, है ना, रोज नए नए अड़ंगे आ रहे हैं मार्केट में, उन सब की जरूरत नहीं होती थी। वो इस घी से पूरा कर लेते थे। ऑटो इम्यून डिजीज अगर किसी को है, याद रखिएगा, प्योर घी रिकवरी में की रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा रोल प्योर घी करता है। घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। मैं अपने लोगों का, जो मेरे से बात करते हैं, घी खिला के उनका कोलेस्ट्रॉल कम करता हूं। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, घी खाने से वजन बढ़ेगा, बिल्कुल ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। जिनका वजन ऑलरेडी ज्यादा है उनका वजन घटेगा या मेंटेन होगा, हेल्दी वेट। जिनका वजन कम है उनका घी खाने से वजन बढ़ेगा, हेल्दी वजन बढ़ेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, जब घी की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है ना, तरह तरह की चीजों की बात हो रही है, A1 और A2 ये क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग हमें ऐसा भी सुनेंगे जो कहेंगे कि भाई ये तो सर के ऊपर से चली गई, कि ये एग्जैक्टली A2 क्या है, A1 क्या है, वो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आप। अब जो A2 है, मार्केट में मिलने वाला A2 है, मैंने अभी तक इतनी लंबी चौड़ी बातें कर दी,
क्या ये सारी चीजें उस गाय के साथ हो रही हैं वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, उसके नेचर के साथ? ये सारे कानून उसके साथ पालन हो रहे हैं, तब तो वो A2 काम का है, नहीं तो वो हमारे लिए A2 हो चाहे वो A1 हो, किसी काम का नहीं है। बात बस इतनी सी है। आपने कहा उसके ऊपर A2 लिखा है और आपने सच मान लिया। आप गए देखने कि A2 है कि नहीं, क्या है क्या नहीं? नहीं गए, है ना? हमें तो ये भी नहीं पता कि दूध की पेस्चराइजेशन जो करते हैं वो क्या चीज़ है ना? हमें दूध के बारे में अभी ढंग से समझना होगा। जब दूध की बात आती है, गिर गाय का नाम सामने आ जाता है, गिर काऊ। अच्छा, ये भी अपने आप में एक भूत है। पूरे भारत को गिर गाय का ही दूध चाहिए, गिर गाय का ही घी चाहिए। गिरगांव कह रही है, गाय कह रही है कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई कि मेरा ही दूध पीना है और मेरा ही घी भी लेना है, लेकिन हमें वही चाहिए। क्यों? बेस्ट है, बेस्ट, बेस्ट। लेट मी टेल यू, मार्केटिंग है ये, कुछ भी बेस्ट नहीं है उसमें। वो अपने एरिया में बेस्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि गिर गाय का ही दूध मिला तो बेस्ट, बाकी सब व्यर्थ है। अगर आप मेरे दृष्टिकोण से समझेंगे, मेरा मानना तो यह है कि कामधेनु जो गाय है वो सबसे उत्तम है, बेस्ट है। तो क्या दूसरी गायें उत्तम नहीं है? सब अपने क्षेत्रों में उत्तम है, लेकिन कामधेनु गाय की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी जब सागर मंथन हुआ था। ये वही गाय हैं जो भारत में आज शायद 3 या 4 रह गई हैं, और या शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, इतनी भी नहीं रह गई, क्योंकि मेरे को भी जाने हुए 1 साल हो गया ये बात, कि 3 या 4 रह गई हैं। और उसमें से एक मैंने देखी थी जिसकी पूंछ जमीन से टच होती है, जो अपने सींग भी हिलाती है, कान की तरह सींग भी हिलाने की क्षमता है। और उसके उसके दूध में एक्चुअल में गोल्ड है। अब गोल्ड है तो गोल्ड बड़ा महंगा है, अब निकालने में लग जाइए। हमारी मानसिकता पैसे की है। उसका दूध लिया, अब उसमें से भाई गोल्ड कौन सी फैक्ट्री, कौन सी लेबोरेटरी निकाल पाएगी, उसके पास ले जाओ। अब दूध में से गोल्ड निकालना है, गोल्ड है, आप उसको निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन है। ये प्रमाणित हुआ है, लेकिन ये कामधेनु गाय के साथ हुआ है, लेकिन उसकी भी ब्रीड के साथ छेड़छाड़ हो गई। अच्छा, जो लोकल गाय हैं वो सबसे उत्तम है। हमारी लोकल बॉडी है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रह रहा हूं, मैं हरियाणा में रह रहा हूं, तो मेरे लिए हरियाणा की लोकल गाय ही उत्तम है। मैं पंजाब में रह रहा हूं, पंजाब में जो गाय हैं, लोकल गाय हैं, वो मेरी लोकल बॉडी है। अगर मैं उसी उसी जगह से हूं, मैं वहां का लोकल हूं, तो मेरे लिए वहां की लोकल गाय देसी गौ माता मेरे लिए उत्तम है। अब जो गिर गिर गाय है, इसका दूध किसके लिए है? या इसका दूध आप औषधि के लिए लें, घी लें, है ना? घी तो वैसे सभी के लिए है, लेकिन हम इसी के लिए पागल हो जाएं ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए, स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है गिर गाय। अच्छा डाइजेशन जिनका है। वेचूर एक गाय की प्रजाति है जिसका बिल्कुल मेडिसिन मिल्क है ना? लैक्टोज जो सेंसिटिव हैं उनके लिए, ये आयुर्वेद में लिखा है। साहीवाल जो स्ट्रेस टॉलरेंस को ये बढ़ाता है। और भी बहुत कुछ है ना? मैं बाकी सभी गायों के बारे में नहीं बताता, थोड़ा बहुत सभी के बारे में बताने की अभी आगे कोशिश करूंगा। तो हमें यहां पर देखना है, देश, काल और प्रकृति के अनुकूल आहार ही अमृत होता है। देश, काल और प्रकृति, ये 3 शब्द याद कर लीजिए। देश, काल और प्रकृति के अनुकूल आप कोई भी आहार लेते हैं, वो ही आपका अमृत होता है, अमृत। और आपने देश, काल और प्रकृति के अनुसार भी भोजन रोजाना ले लिया, तो वो अमृत भी आपके लिए विष समान होता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद कह रहा है ऐसा। एंड दिस इज बेसिकली हेल्थ कोचिंग इज, यही वो हेल्थ कोचिंग है जो आयुर्वेद से आई है। बाकी मुझे पता नहीं कि कौन सी हेल्थ कोचिंग दुनिया कर रही है। हम आयुर्वेद फॉलो करें। आयुर्वेद दवाई नहीं है, आयुर्वेद जीवन जीने की कला है। हम समझे तो सही वो उसने क्या कहा। देश, काल और प्रकृति के अनुकूल आहार ही अमृत होता है। लेकिन वही वही आहार अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो वही आपके लिए पॉइजन भी बन जाता है। अगर हम बात करें कि दूध पीना चाहिए क्या, दूध पीना चाहिए क्या, दूध कौन सा है, किस काल में आप ले रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। किनको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल आज से ही बंद कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सभी को कर देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी आप अगर किसी को आगे सलाह देंगे, एकदम से तो कोई सलाह मानता नहीं। तो किनको नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना है। जिनको गैस की समस्या है, ब्लोटिंग है, एपेटाइट सही नहीं है, साइनस की दिक्कत है, स्किन इशू है ना, और ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं मिल रहा है, फ्रेश नहीं मिल रहा है दूध, उनको नहीं पीना चाहिए। ऑटो इम्यून, जिनको किसी भी तरीके की बीमारियां हैं, आईबीएस हो गई, ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, फैटीग रहता है, थके थके रहते हैं, स्ट्रेस रहता है ना, तो उनको ये चीजें नहीं लेनी। प्रॉब्लम दूध में नहीं है बेसिकली, आज के दूध में नहीं है। आज के दूध में इसीलिए प्रॉब्लम दिख रही है हमें क्योंकि आज का दूध दूध बचा ही नहीं है। साथ में गलत गाय, गलत डाइजेशन और गलत विचारधारा, गलत बिलीफ सिस्टम। मिल्क यानी कि दूध एक टूल है, रूल नहीं है, इमोशन नहीं है। इमोशन से मत जोड़िए कि अरे नहीं 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 दूध नहीं पिया तो कुछ नहीं लिया। सही बॉडी है और सही दूध है और सही औषधि के अनुसार आपने इसको लिया तो ये अमृत का काम भी कर सकता है। लेकिन अगर सिस्टम ही गलत है, गाय गलत है, तो ये जहर का काम भी कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट पे मैटर करता है। आपको अपनी बॉडी की सुननी है, ना अपने मुझे सुनना है, ना किसी और को सुनना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप अपना टेस्ट रिपोर्ट कराएं। अगर आपको पचता है, दूध का ऑथेंटिक सोर्स है, अच्छी जगह से मिलता है और आप उसको पचा पाते हैं, आपका शरीर उसका साथ देता है ना, तो आप लीजिए। लेकिन क्या ये सभी के लिए लागू होता है? नहीं, सब ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। अब भारतीय जो गाय हैं उसका दूध खराब नहीं हुआ है। हमें लगता है कि आजकल का दूध खराब हो गया है, ये एक बात है। भारतीय गाय के साथ जो उसका जीवन है, जो उसका वैदिक जीवन था, वो खत्म हो गया है, ये समस्या हुई। ठीक है, तो आपने ये बात समझनी है कि कैसे ये हमारे उनके साथ चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लेके, 5-7 मिनट लेकर के दूध के बारे में आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो हमारे सप्त कोश से लिंक्ड है। एक एक कोश करके हम टच करते हैं। पहला है अन्नमय, अनोमय कोश, यानी कि फिजिकल बॉडी। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ या आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये फिजिकल बॉडी है। ये फिजिकल बॉडी जो है, इसके लिए दूध हैवी है। डाइजेशन वीक है अगर, तो ये आपको गैस, म्यूकस, इन्फ्लामेशन देता है, ऑटो इम्यून केसेस में ट्रिगर करता है, मैंने आपको बताया। बॉडी कहेगी कि रोक दो, और हम उसको पुश करते रहेंगे कि नहीं नहीं दूध नहीं पिया तो ताकत कहां से आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ताकत चुरा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं ये इसके अंदर का एसिड आपकी बॉडी के कैल्शियम को चुरा रहा है, आपकी हड्डियों से कैल्शियम को ले जाता है। क्योंकि एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको काम करना पड़ता है। दूसरे कोश पे आ जाते हैं। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, देवी शक्ति है, प्राण ऊर्जा। प्राण का व्यायाम हम करते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं, या हम ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, डीप ब्रीथिंग। तो हम डीप ब्रीथिंग में क्या कर रहे हैं? प्राण का व्यायाम कर रहे हैं। पूरे शरीर में सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, पूरा व्यायाम करके वापस आता है। और प्राण का व्यायाम
यानी कि प्राणमय कोश को ये कैसे टच करता है। अगर हमारी गाय स्ट्रेस में है, चिंता में है, तो उसके प्राण भी डिस्टर्ब्ड होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे उसके प्राण भी। ठीक है। अब ऐसा दूध आपको लेथार्जिक नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा। हम थके थके रहते हैं जी, आपकी प्राण ऊर्जा छीन लेगा जिस दूध में खुद में प्राण नहीं है। डिस्टर्ब्ड है जो दूध, क्योंकि वो गाय डिस्टर्ब थी, तो आपके प्राणमय कोश को डिस्टर्ब करेगा यही दूध। ठीक है। अब अगर आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लो है, तो याद रखिएगा खाली एनर्जी लो नहीं रहती, डिसिप्लिन भी लो हो जाता है, आप डिसिप्लिन भी नहीं रह पाते हैं। और भारत इनडिसिप्लिन होता जा रहा है। क्या आपने नोटिस किया, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी इनडिसिप्लिन हो गई है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती। क्या पहले के लोगों को डिसिप्लिन फॉलो कराना पड़ता था? नहीं, प्राण ऊर्जा उस तरीके की थी, प्राण ऊर्जा पूरी की पूरी डिस्टर्ब है। मनोमय कोश, मिल्क यानी कि दूध, हमें ऐसा लगता है कि कंफर्ट देता है हमें। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, लोग ये दूध को पी लेते हैं। स्ट्रेस में हैं दूध पी रहे हैं, एंजाइटी में है दूध पी रहे हैं। लेकिन दूध गलत है, क्योंकि गाय के साथ वैदिक छेड़छाड़ हो चुकी है। वेदों के अनुसार ये गाय ना है, ना वो दूध दे पा रही है। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ब्रेन फोग आ रहा है, कुछ समझ आना बंद हो जाता है, डलनेस। और इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं हम, इमोशंस की वजह से खा रहे हैं, साथ में दूध पी रहे हैं, और इमोशनल डिपेंडेंसी पे हम आ जाते हैं, हमारा पूरा मनोमय कोश डिस्टर्ब हो जाता है। अब आ जाइए अगले कोश पे, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ये मेरा फेवरेट कोश है। इसी के ऊपर मेरी मैं जो सबसे ज्यादा पढ़ता हूं या जो सबसे ज्यादा रिसर्च करता हूं, मैं इसी के ऊपर दिन रात कोशिश करता हूं और जानने की। विज्ञानमय कोश, मिल्क यानी कि दूध हेल्दी है, ये बिलीफ है हमारा, ये हमारे अंदर बिठाया गया है कि मिल्क हेल्दी है, यानी कि दूध हेल्दी है, ये बिठा दिया गया है। बॉडी इसी वजह से सिग्नल्स को इग्नोर कर जाती है और कंफ्यूजन पैदा होता है सच्चाई के बीच में और ट्रेडिशन के बीच में। फिर से बोलता हूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है ट्रेडिशन और ट्रुथ के बीच में। बॉडी इस सिग्नल को इग्नोर कर जाती है कि भाई ये इससे कोई प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम उस तरीके का है, हमारी मान्यताएं उसको लेकर के इस तरीके से हैं कि भाई ये तो मेरे को एनर्जी ही देगा। तो हमें लगता है कि हमें आज तक तो दूध ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, बॉडी उसका सिग्नल भी नहीं देगी। बॉडी तो जब सिग्नल नहीं देगी, जब सिग्नल भी नहीं देगी, तो क्या आपका विजडम, दिस मीन्स डेवलप है? विजडम तो तब आता है जब बिलीफ से बॉडी ऊपर उठ जाती है। आपका विजडम भी दब गया है, समझ खत्म हो गई है, क्योंकि बॉडी ने सिग्नल्स भी देने बंद कर दिए हैं। तो आपकी समझ, आपका आईक्यू, आपका इंटेलेक्ट बॉडी का खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इसी दूध से। अब आ जाते हैं बच्चों को दूध देना है कि नहीं देना है। भगवान करे कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुने, समझें और बच्चों को दूध ना दें, क्योंकि आप बच्चों को दूध दे दे करके प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। आप उनके आईक्यू को खत्म कर रहे हैं, आप उनके इम्यून सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। प्राणमय कोश की मैंने अभी पीछे बात करी, इम्यूनिटी जो हर डिजीज से लड़ती है। बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, कारण दूध, मैंने अभी बताया। मनोमय कोश, उसका मन नहीं लग रहा है, बोर हो जाता है बच्चा। आजकल का बच्चा कैसा है, मैं बोर हो गया। अरे इतनी जल्दी बोर हो गया, इसी वजह से समझ नहीं है,
इंटेलेक्चुअल, आईक्यू बहुत लो रहता है, दूध सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए, आनंदमय कोश, हमारा जीवन हमें मिलता है आनंद के लिए। ये वही वो ब्लिस है जो हमारा मेन पर्पस ऑफ लाइफ है। आनंद तब मिलेगा जब आपको प्योरेस्ट मिल्क मिलेगा, प्योरेस्ट। और उसके आगे पीछे आप कुछ खाएंगे नहीं, पचाएंगे उसको, आपको सूट भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्प्योर मिल्क लेंगे जो कि प्योर नहीं है, तो आपको हैवीनेस तो होनी ही है, इरिटेशन तो होनी ही है। आनंद आपकी केमिस्ट्री से नहीं चलता है, प्योरिटी से आता है। थॉट की प्योरिटी, भोजन की प्योरिटी, आपके बिहेवियर की प्योरिटी, आपकी सभी चीजों में प्योरिटी जितनी होती है उतना ज्यादा आप आनंद तक आते हैं। आप इम्प्योर कोई भी भोजन लेंगे तो आप आनंद से दूर ही जाने वाले हैं। और हम तो ना जाने आज की डेट में, आज की स्थिति में क्या क्या नहीं खा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सो बचपन की हमारी हैबिट है कि हमें ये दूध लेना है, रात को दूध नहीं पिया तो नींद नहीं आती। कितनों ने ये केसेस सुने, बड़े सारे हैं, बहुत है भारत में भरे हुए। अरे मैंने दूध नहीं पिया तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्या है ये आपकी आदत में आ गया है, हैबिट। ये वही हैबिट है ना। तो हैबिट बॉडी से नहीं चलती है, मेमोरी से चल रही है। आपकी मेमोरी में वो चीज़ बैठ गई है ना। मिल्क जो है, दूध, ये प्रॉब्लम तब करता है जो इसका सोर्स है, जो इसका स्रोत है, वो कॉन्शियस हो, है ना। और सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। ये मिल्क तभी आपको फायदा करता है जब इसका जो सोर्स है वो कॉन्शियस हो, और आप अवेयर हो कि ये कहाँ से आ रहा है, तभी ये फायदा करेगा। उसके बाद ये फायदा कैसे करेगा, जब आप सारी आयुर्वेदिक प्रोसेसेस को अपनाएंगे, विरुद्ध आहार नहीं करेंगे, उसको पचने देंगे, उसको औषधि के रूप में लेंगे, उसका सम्मान करेंगे, है ना। तो ये चीजों को आपने समझना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कुछ गायों के बारे में, मैं आपको बताता हूं। एक गिर गाय है, उसका स्ट्रॉन्ग सा बड़ा सा हम्प होता है, बड़े कान होते हैं, उसकी आंखें अगर आप देखेंगे तो शांत होती हैं, ठीक है। बड़ा कंधा, लंबी लटके कान, शांत गहरी आंखें और स्ट्रॉन्ग स्पाइन होती है। हिडन इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि इसका जो हम्प होता है, पीछे वाला हम्प, ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बर है। ये रिसर्चेस बताती हैं, इनके पीछे हिडन फैक्ट हैं कि सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा एब्जॉर्बर है। उसके बाद ज्यादा ओजस को बढ़ाता है, ज्यादा ओजस को बढ़ाता है इसका दूध, ठीक है। और घी, इसका जो घी है वो मेमोरी, इंटेलेक्ट और इम्यूनिटी को नरिश करता है। ओवर थिंकिंग वालों के लिए ये ग्राउंडिंग मिल्क है, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए काम करता है। लेकिन प्योर मिले तो ही, औषधि के रूप में लिया जाए तो ही, ठीक है। और दूसरा, साहीवाल। कुछ दो तीन गायों का मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी तो आप अपना रिसर्च एक बारी खुद करिएगा। इसका इसका जो चेस्ट एरिया है वो ब्रॉड होता है, बैलेंस्ड। इसकी जो बॉडी टाइप देखेंगे तो इसका बैलेंस्ड फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत आराम आराम से चलती है, साहीवाल जो गाय होती है ना। ये बहुत जेंटल नेचर इसका होता है। ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट काउ है। अगर आपको स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए तो यही वो गाय हैं जो मुक्ति दिलवा भी सकती है। मिल्क, इसका जो दूध है इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर के आता है, प्योर मिले तो हार्मोनल बैलेंस के केसेस में भी सपोर्ट करता है। हीट टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस, मिल्क सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसका ही दूध, जो हीट टॉलरेंस करता है। सो इस तरीके से गायें बहुत सारी हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ
क्या हमें देसी गोमाता की ज़रूरत है। हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट, हमारा पूरा का पूरा भारत गाय पे ही टिका है। जिस दिन ये गायें चली गई उस दिन आपको पता चल जाएगा कि क्या त्रासदी होने वाली है, और हो भी रही है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हो भी रही है। जिस गाय के सींग बड़े हैं, कांकरेज गाय की बात कर रहा हूं, राजस्थान में, अगर आपने वहां की गाय को उठा करके कहीं और कर दिया, बाढ़ आ जाएगी। क्या बात है आपको पता है? ये एंटीना की तरह काम करते हैं उसके सींग। जिस गाय के सींग झुके हुए हैं, वो इसीलिए झुके हुए हैं कि क्योंकि रेनफॉल, बारिश कम करानी है। अगर आप वहां पर लंबे सींग वाली गाय ले आए, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पूरा डाइवर्सिटी, ये भारत देश, इसके पीछे की साइंस अलग है। आप राजस्थान देखिए ना, जिस गाय के सींग बड़े हैं तब जाकर के वहां पर उतनी बारिश होती है। अगर आपने उनको वहां से हटा दिया, पूरा सूखा पड़ जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूं, ये रिसर्च है कि आने वाला फ्यूचर कुछ ऐसा है भारत को लेकर के कि ये पूरा मरुस्थल बन जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं। ये कब होगा? जब गाय नहीं रहेगी तो मरुस्थल तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि इसके पूरे एरिया को इसी तरीके से संभाला है भारत को। ये देसी गोमाता नहीं संभाला है। जिनके सींग नीचे हैं वो कम बारिश कराते हैं। तो हमें एक जगह की गाय को उठा के हम दूसरी जगह ले आते हैं और उसको पालना चालू कर देते हैं। गलत सिस्टम है। जो जहाँ की गाय है वो वहीं रहे, हमें नहीं छेड़ना है। जो जहाँ की गाय है आप वहीं का मैक्सिमम उसका जो प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। बाहर की गायों के ऊपर लोकल इज वोकल को आप समझिए। सो ये वो सारा का सारा कंसेप्ट था जो दूध के ऊपर था। दूध के ऊपर था। मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन में आ जाता हूँ। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी बातचीत हो, अब आप यहाँ पर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने अगर कुछ आज काऊ पे, देसी गोमाता पे, दूध पे या दूध से बने किसी प्रोडक्टों के बारे में कुछ भी नया सीखा तो उसका अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो, आप कुछ ऐड करना चाहें, या मैंने अगर कहीं कुछ गलत बोला है और आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूर मैं उन चीज़ों को कंसिडर करूँगा। हाँ जी, सुरेश जी ने जो बोला है, Casenomorphin, a protein found in milk, highly addictive to some people. That's why some people can't live without milk due to withdrawal symptoms. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण है वो जीन्स में छुपा है, इस प्रोटीन में नहीं छुपा है, जीन्स में छुपा है। जेनेटिकली वो चीज़ इनहेरिट हो चुकी है, क्योंकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी दूध पीते आए हैं। अब देखिए, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो आप उनको अगर समझेंगे तो वो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई में फंसे हैं, है ना। अब जिस तरीके का उनके पीढ़ी दर पीढ़ी दूध पीते आए हैं, वो उनको मिल पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रहा है तो वहां से भी गए और इधर से भी चले गए। इधर से कैसे गए? क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। तो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ सुरेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, सच्चाई है। डीएमडी होने का कारण क्या करना है? तो आज वैसे विषय तो ये नहीं है, विषय तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डिशन, है ना, ये जो डिशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसके कारण वैसे तो बड़े सारे हैं, बड़े सारे हैं। लेकिन इसमें आई गेस आपको, अगर आप ये अपने विषय में पूछ रहे हैं तो एक टांग जो है वो पूरी थोड़ी सी लंगड़ा करके चलने लग गए होंगे आप, थोड़ा सा गेट साइज ओपन हो जाता है, ये वैसा रहता है ना। और इसको ठीक करने के लिए जो मेरी समझ है, जो मेरी लिमिटेड समझ है,
हमने इसको पूरा ठीक होते हुए अभी तक नहीं देखा है। पूरा ठीक होते हुए अभी तक नहीं देखा है। अगर ये ज़्यादा बिगड़ गया है तो ये पूरा ठीक होते हुए नहीं देखा है। इसका एक टेस्ट भी होता है, सीपीके करके इसका एक पूरा टेस्ट होता है। तो सीपीके टेस्ट शुरुआत में तो जो होता है ना, नॉर्मल से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा आता है। तो उससे पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है कि डीएमडी है। लेकिन लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो ये रेंज नीचे की तरफ आने लगती है। और इसी में ही बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सीपी के कम आ रहा है तो हमें लगता है कि अरे डीएमडी जा रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डुशेन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये जा रहा है, बट जाता नहीं है वो इसी तरीके से क्योंकि मसल्स लॉस हो जाता है इसमें, मसल लॉस हो जाता है तो फिर वो सीपी के कम आने लगता है ना। वो सीपी के कम आने लगता है और ये सारी मुसीबत रहती है। तो ये पर्सनली देखना पड़ेगा। आकाश जी, आपका ये प्रश्न है, आपके पास मेरा नंबर है कि नहीं नहीं पता है, आप ले लीजिएगा और मैं आपसे बात कर लूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, बट मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मैनेज किया जा सकता है, बट जिस चीज़ के बारे में मुझे भी ज्ञान पूरा नहीं है तो मैं उस चीज़ के बारे में झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये ठीक हो जाएगा। तो ठीक होने वाला इसमें कोई क्लेम नहीं है। और क्योंकि इसको मैनेज करके आप चलेंगे तो लाइफ लंबी हो सकती है, और अगर आपने इसको मैनेज सही तरीके से नहीं किया, हाँ, तो आपको दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। और हमारा गोल यहाँ पर ये होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपको लाभ मिले, ये गोल होना चाहिए। ये गोल मत रखिए, नहीं तो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दिल तोड़ देंगी कि इसको ठीक करना है, ठीक करना है। बहुत सारे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में लोग बोल देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, क्लेम कर देते हैं, फिर बाद में दिल टूट जाता है क्योंकि हम उस तरह की उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं। तो उम्मीद मत लगाइए। बाकी हाँ, इस चीज़ को ठीक करने के लिए या ठीक करने की तरफ जाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। कितना काम करेगा ये बॉडी बताएगी, और ये बाकी आगे तो भगवान के हाथ में होता है। जी। तो किसी ने पूछा है, चंपक साहू जी ने पूछा है, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट टू मिल्क। तो मैं इसका आंसर अगर आपको इस तरीके से करूं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो दूध आप ले रहे हैं डेली बेसिस में, उसमें कौन सा न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। क्योंकि मैं पिछले 5 या 6 साल से मैंने तो दूध नहीं लिया है, ठीक है। कभी रेयर हुआ होगा कि हमने दूध ले लिया तो ले लिया, मतलब, और जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ, रेयर मैंने कभी कभार लिया है, ठीक है। उसको एंजॉय कर लिया है जहाँ पर मैं अवॉइड नहीं कर पाया, बहुत रेयर हुआ। लेकिन अदरवाइज मैंने कभी दूध नहीं लिया। तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ इसको कि इससे कुछ न्यूट्रिशनल लॉस हो गया, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। डॉक्टर पांडे भी दूध नहीं पीते थे, पता नहीं कितने सालों से उन्होंने दूध को छोड़ रखा था, और मैं ना जाने ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो दूध नहीं पी रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं जानता हूँ। तो कि मतलब भाई, दूध अगर आप नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, है ना। मैं इसका उल्टा मानता हूँ कि आजकल का जो दूध है ये तो आपका न्यूट्रिशन चुरा लेगा, चुरा लेगा। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, जैसे एंटी एजिंग की चढ़ गई है, ये वाली तो कल ही चढ़ जाएगी। हमारी ये रिकॉर्डिंग कल ही चढ़ जाएगी, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। हाँ, जैसे देखिए सूर्या जी ने कहा मैंने 2019 से नहीं पिया दूध, तो ठीक, मेरी भी कुछ ऐसी ही जर्नी रही है। तो मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जबकि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया और सारी चीज़ें अच्छी हुई। मैं इससे ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप भी दूध मत पीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, आज का ये सेशन दूध को कल्प्रिट बनाने के लिए नहीं है, नहीं है कल्प्रिट बनाने के लिए। आप उस पर विचार करिए, विचार करिए कि आपकी जो सेहत है उसमें वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, या जो आपकी जो समस्याएं हैं उसमें उसकी क्या हिस्सेदारी है। आप विचार करिए, सोचिए, अगर आपको सही लगता है तो लीजिए, लेकिन आप एडुकेटेड होने चाहिए, इसीलिए ये सेशन है, ठीक है। सो कुसुम जी बोल रही हैं 2020 2002 से नहीं लिया, बहुत बढ़िया। हाउ टू गेट कैल्शियम इन प्लेस ऑफ मिल्क। हाँ, अब ये देखने वाली बात है कि आपने कहा कैल्शियम कहाँ से मिलेगा।
तो पहली बात तो कैल्शियम है कहाँ उसमें दूध में? किसने कहा आपको कैल्शियम है और कितना कैल्शियम है ना? तो वो जो एडेड कैल्शियम है, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? है ना, जैसे हम कह देते हैं बिस्लरी के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से दूध में कैल्शियम भी होता है। अगर आपको बिस्लरी की बोतल में मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूर आपको कैल्शियम दिखना चाहिए दूध में, है ना। उसमें लिखा होता है बिस्लरी की बोतल पे विद एडेड मिनरल्स, विद एडेड मिनरल्स। इसी तरीके से दूध भी है, इसमें कोई वैसे वाला कैल्शियम नहीं है। जबकि आप उसके कैल्शियम को तो देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो आपकी बॉडी से कैल्शियम को चुरा रहा है, दे नहीं रहा है वो दे नहीं रहा है, क्योंकि दूध जो होता है वो एसिडिक होता है। और जैसे ही आप दूध को दूध को लेते हैं, होता यह है कि वो पेट में जाकर के सड़ता है, पचता तो है नहीं क्योंकि हम उसके बाद कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और उस वो एसिड कहीं ना कहीं जाकर के हमारी हड्डियों से उस एल्कलिनिटी को चुराता है जिसका नाम कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की कमी कहाँ पूरी हो रही है? दुनिया, सारी दुनिया दूध पी रही है। अच्छा एक काम करिए, अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि दूध पीजिए दूध पीजिए उससे कैल्शियम पूरा होगा, तो फिर वो कैल्शियम का सप्लीमेंट क्यों लिख रहे हैं? सारी दुनिया कैल्शियम का सप्लीमेंट खा रही है, कैल्शियम की कमी सब में है। इतना दूध पीने के बाद भी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही। मैं हैरान हूं इस बात को देखते हुए कि आपके अंदर फिर से कैल्शियम की कमी कैसे हो गई, कैसे हो गई ये कमी? अच्छा आप कैल्शियम का टेस्ट नहीं कराते हैं, लेट मी टेल यू, आप कैल्शियम का टेस्ट नहीं कराते हैं। आप कहेंगे नहीं हम कराते हैं, नहीं, वो आप ब्लड में से कैल्शियम के सीरम का टेस्ट करा रहे हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि ब्लड में कितना कैल्शियम है। बॉडी में कितना कैल्शियम है यू यू डोंट नो। आप ब्लड में कैल्शियम पूरा है, वो जोर जबरदस्ती से दूध से वहां पे पहुंच गया, है ना। चाहे हमारे दांत खराब हैं, चाहे हमारी हड्डी खराब है, चाहे हमारा पूरा शरीर खराब है, लेकिन ब्लड में कैल्शियम है और हमने उसका टेस्ट करके क्या कहा? कैल्शियम पूरा है। ये मिथ है आपका कि कैल्शियम पूरा है। कैल्शियम नहीं पूरा है, क्योंकि आपको बाकी सारे रोग हैं, है ना, सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। तो अब आप कहेंगे कि कैल्शियम का सोर्स क्या है? मैं तो ये मानता हूं कि 7 नंबर का जूता हर किसी को फिट नहीं होता। मेरे गुरु ने मुझे ये बात सिखा दी थी, समझा दी थी, तो फिट नहीं होगा। फिर भी आपको एक एग्जांपल दूं तो तिल, तिल से ऊपर कोई कैल्शियम है ही नहीं। अगर कोई है तो आप मुझे लाके दिखा दीजिए। दूसरा है चूना। चूने के साथ बड़ी मुसीबत है कि अब कोई लेता है सही तरीके से ले ले तो अच्छा, नहीं ले तो मुसीबत। तो इसलिए चूने को खुल के अभी नहीं कह रहा हूँ, है ना। कोई सही तरीके से ले रहा है तो वो पूरा कर जाएगा। अदरवाइज तो तिल, तिल, ये जो समय चल रहा है, अगर आपकी प्रकृति बहुत ज्यादा पित्त वाली नहीं है, हीट नहीं बढ़ती है, प्रकृति को पहले समझिए, देश को समझिए, प्रकृति को समझिए, काल को समझिए कि कौन सा काल चल रहा है, उसके बाद आप तिल लीजिए। ना आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरा हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज भी तिल में उतनी मिलावट नहीं हुई जितनी दूसरी चीजों में हो गई। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, ऐसी वाली डिमांड है ही नहीं तिल की, तो वैसी वाली सप्लाई भी नहीं है तिल की, अच्छे तिल की, है ना। सीसमे की उतनी अच्छी सप्लाई भी नहीं है ना। अगर आप ऑर्गेनिक लेने जाएंगे, काला तिल ढूंढने में ऐसी तैसी हो जाती है हम लोगों की, है ना। तो ये कैल्शियम है। सो यस, आपने पूछा है ब्लैक तिल, बिल्कुल है, सोर्स है ना, बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा हाउ मच तिल, किसी ने पूछ लिया कि तिल कितना। देखिए, जितना आपको एब्जॉर्ब हो सके उतना तिल, जितना एब्जॉर्ब हो सके। 7 नंबर का जूता हर किसी को फिट नहीं आएगा। मैं बोल दूं कि इतना, एक को सूट होगा एक को नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन की लड़ाई है, लड़ाई क्वांटिटी की नहीं है। आप कितना पचा पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसकी है ना। अब क्या बॉडी में उतनी ज्यादा जरूरत है आपको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप तिल का सेवन थोड़ा बहुत अपने भोजन में करना चालू करिए, आगे भूल जाइए। ये डिवाइन बॉडी है, जितना चाहिए होगा बॉडी उसमें से उठा लेगी, उठा लेगी। जितना नहीं चाहिए होगा उसको छोड़ देगी। ये डिवाइन बॉडी है, इस पे विश्वास करिए। आप सोचते हैं कि कैलकुलेटर पे गिन के हम इसको इतना इतना दें और उसको उतना उतना मिलेगा, ऐसे काम नहीं करती ये बॉडी। ये बॉडी डिवाइन है। आप दीजिए, आप अपने भोजन में उसको रखिए, उसका सम्मान करिए, उसको इंटेंट डालिए कि ये वही तिल है जो मेरे शरीर में कैल्शियम देने वाला है। पूरा एंजॉय करके खाइए। थोड़ा भी खाएंगे ना, पूर्ति होने लगेगी, पूर्ति होने लगेगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है। और
किसी ने पूछा है, गौ सेवा जहाँ हो रही है वहाँ से लें या नहीं, और गो आहार भी अच्छा हो। हाँ, वहाँ से क्या लें? दूध। तो दूध अगर आप बहुत अच्छे से सब कुछ हो भी रहा है तो अगेन बात आ जाती है, दूध आपको पच रहा है, दूध आपको फायदा दे रहा है या दूध आपको नुकसान कर रहा है, ये बैठ के विचार करिए। तो प्योर दूध भी मत लीजिए। और दूध के ही चक्कर में क्यों है हम? अगर आपको प्योर दूध मिल गया, आप उसका दही जमा लीजिए, उस दही का आप छाछ बना लीजिए, छाछ पी लीजिए, बेटर है। आप उसका आ, आप उसका मतलब कहीं ना कहीं मक्खन बना लीजिए, मक्खन से छाछ बनता है, और वो मक्खन से लस्सी बनती है, मक्खन ले लीजिए, है ना। आप उसी दूध से बने हुए घी को ले लीजिए, घी को ले लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। सो अब हम घी की बात करते हैं। अब जैसे मैं जो घी ले रहा हूं, उस घी से कितने लोगों का भला हुआ है अभी तक, जितनों को भी दिया है उनके सब डिजीज में अच्छा ही हुआ है। जो भी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे उसमें बहुत अच्छा हुआ है। तो घी बहुत बड़ा अमृत है। अगेन सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स से ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं, तो आप उसको लीजिए, अच्छे से लीजिए। अब बहुत सारे लोग घी को किस तरीके से लेते हैं, घी लिया और 1 चम्मच 2 चम्मच कच्चा ले लिया, पानी के साथ पी लिया सुबह उठते ही। देखिए, किसी के लिए ये सही है, किसी के लिए ये गलत भी हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपने भोजन में ऊपर कच्चा घी डाल के जरूर लीजिए। हो सकता है आपको प्योर चीज खाने की आदत नहीं रही है। 1 चम्मच घी पूरे दिन में ले लेना सेफ है। वहां से चालू करिए, सूट होता है तो उसको 2 चम्मच पे लेके जाइए। और घी के पीछे भी पागलपन करना गलत है, पागल होना गलत है, क्योंकि घी भी एक औषधि है आपके लिए। आज की डेट में भोजन तो बचा नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 से 3 चम्मच, इसके ऊपर आपको कभी जाना नहीं चाहिए। अब हम लगे हैं घी में भोजन पकाने में, हमारे यहाँ पे तो घर में सारा खाना घी में बनता है, क्या बात है। अगर गाय देख लेगी ना कि आप सारा खाना घी में बना रहे हैं, तो वो कहेगी मैं सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ बच नहीं रहा है ना। अरे इतना घी कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा इतना घी कि आप उसमें पूरा पूरा खाना बना रहे हैं। घी को कच्चा डाल सकते हैं, तेल लीजिए उसकी जगह, उसकी जगह तेल लीजिए। दूसरा वीडियो मैंने क्यों दिखाया था, मोदी जी वाला, तेल का क्वांटिटी इतना ज्यादा ज्यादा यूज हो रहा है, क्यों? प्योर बचा ही नहीं। तेल जितना ज्यादा चिकना होगा उतना कम डलेगा, तेल जितना कम चिकना होगा उतना ज्यादा डलेगा। बड़ा सिंपल सा है। अब हमारा तेल ही चिकना नहीं बचा है ना, वो हमारे माथे पे पसीना लाके हमें चिकना कर देता है ना। हमारा तेल ही चिकना नहीं है, तो हम हमारा कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही। तो ये वो सारी बातें हैं जो दूध के विषय में थी। किसी के और कोई यहाँ पे प्रश्न हो जो मेरे से रह गया हो, वैसे मैंने कोशिश करी सब कुछ। जी, रचना जी बोल रही हैं कि मैंने भी डॉक्टर अवधेश पांडे जी को सुनने के बाद 3 सालों से मिल्क नहीं लिया और काफ़ी हल्कापन महसूस होता है, एंड हेल्थ बिल्कुल सही हो गई है। जी, बिल्कुल डॉक्टर पांडे ही बोलते थे, बहुत सारे नेचुरोपैथ्स भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अकेले मैं या अकेले डॉक्टर पांडे तो हमारे गुरु रहे, उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बोला, बहुत लोग बोलते हैं कि दूध मत लीजिए। लेकिन उनको गलत समझा जाता है कि दूध के अगेंस्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं दूध के पक्ष में हूँ। आप किसी ऐसी जगह जाएं और अगर आपको दूध सूट होता है तो आप वहीं पे लीजिए। अच्छा, दूध के साथ एक और कानून है, दूध चो के निकाला गया है, 2 घंटे में उसका सेवन कर लीजिए, तो उसका मायने है, तो उसका फायदा है। आप उसको ला ला करके रखते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, पहले आप क्या कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रही। अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसको दही में लगाइए, दही से मक्खन बनाइए, मक्खन से छाछ बनाइए, वो ले लीजिए, या कुछ और रूप में ले लीजिए। लेकिन ये चीज़ मत करिए कि आप दूध को स्टोर कर करके सोचेंगे कि हम बहुत हेल्दी दूध ले रहे हैं। अच्छा, आजकल हम शहरों में रह रहे हैं, A2 मिल्क आ जाता है, घर पे आ जाता है, कांच की बोतलों में आ जाता है ना। कहाँ कहाँ से आ जाता
है ना, वो उसको ट्रैवल करके लेके आया जाता है ना। आप ध्यान से देखेंगे उसको भी डीप फ्रीज कर करके कैसे कैसे वो लोग लेके आते हैं। तो हम इस झंझटों में क्यों हैं, समझना पड़ेगा हमें। वैदिक प्रोसेस से बहुत कम लोग चल रहे हैं, बहुत कम। ठीक है। तो इन चीज़ों को समझते हुए आप दूध के बारे में विचार करिए। और दही, बहुत सारे लोगों को दही सूट करती है ना, कि दही खाए बगैर कुछ नहीं होगा। अब रायते बन रहे हैं दही के, और पता नहीं ना जाने क्या क्या बन रहे हैं। दही बुरी नहीं है, दूध प्योर होना चाहिए। और अगर आपको सूट करता है तो आप दही ले लीजिए, ले लीजिए दही, कोई मनाही नहीं है उसमें। आपको प्योर दूध मिल रहा है, उसकी दही है, तो आप ले लीजिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे बीच डॉक्टर अनिल सिंह कुशवाहा जी हैं दिल्ली से। ये वैद हैं। अभी आज मेरी इनसे थोड़ी देर पहले बात भी हुई। ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, वीडियो पे आइए, है ना। इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। ये पिछले कितने सालों से डॉक्टर पांडे को फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे दूध को लेकर के। यस, आप अनम्यूट करें डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। सर 10 साल से हम हमारे फैमिली में दूध आया ही नहीं। सफेद नमक, चीनी, मैदा, रिफाइन और दूध, ये 5 चीज हमारे घर में आता ही नहीं है। हाँ, क्या बात है। कोई कोई भी गेस्ट भी आए तो हम नींबू वाला लेमन टी या ग्रीन टी बिना दूध बिना चीनी का पिलाते हैं। हाँ, क्या बात है। और सारे बच्चे से लेके सब लोग हेल्दी हैं। और हमारे घर में मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं है। और पिछले मैं 2 साल से डॉक्टर अवधेश सर का मतलब एक भी वीडियो मैं छोड़ा नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। जितना भी वीडियो उनका यूट्यूब पे है। हाँ। और मेरा नसीब नहीं हुआ कि मैं उनसे मिल पाऊँ। हम्म। और जो है केवल वीडियो ही देखा हूँ। और जब मैं मिलने की सोच रहा था, जब मैं पूरी तरह फॉलो करने लगा डीएपी डाइट, हम्म। तो पता चला कि वो दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तो आप अपना बैकग्राउंड भी बताइए, कि आप जो मुझे फ़ोन पे बता रहे थे पूरा बताइए अपने बारे में। आप पहले क्या करते थे, कैसे यहाँ तक की यात्रा हुई, तो जिससे लोगों को आइडिया लगे कि आप इस चीज़ को इतने गंभीरता से ले रहे हैं, दूध के विषय को। और डॉक्टर पांडे को इतना आपने सुना है ना, इतनी एक वीडियो नहीं छोड़ी, एक एक वीडियो को इन्होंने कई कई बार देख लिया। आई गेस मेरे से ज़्यादा तो डॉक्टर अनिल जी ने देखा होगा डॉक्टर साहब को वीडियो में। मैं तो खैर प्रत्यक्ष रूप से देखता था, वहीं पे खड़ा रहता था, मेरी बात अलग हो गई। लेकिन वीडियो में तो इन्होंने इतना देख लिया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप अपनी पूरी पीछे से यात्रा बताइए, कि आप पहले क्या थे और अब कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। यात्रा बतलाने से पहले मैं एक मिल्क पे मैं 2 मिनट का एक कहानी बतलाऊंगा। हाँ, मैं बताइए। 15 साल से आयुर्वेद से जुड़ा हूँ। और 15 साल पहले मैंने क्लिनिक जब ओपन किया था, जी। वो एक्यूप्रेशर थेरेपी में एमडी एक्यूप्रेशर हूँ तो मैं करता था। मेरे पास एक पेशेंट आया हाँ। और मैं उसको चेकअप किया एक्यूलाइफ से, और उसको कुछ सप्लीमेंट और थेरेपी बतलाया। तो हम्म। बोला कि कुछ परहेज बताइए। मतलब हम्म। परहेज उस समय में उतना नया नया था, परहेज में कुछ जानता नहीं था। हम्म। बोला ठीक है, कोई सब चीज खाओ, कुछ लिमिट मात्रा में खाना, कोई ऐसा परहेज नहीं है। हम्म। तो बोला कि दूध ले सकता हूँ। बोला हाँ ले सकते हो, दूध में क्या दिक्कत है। हम्म। बोला कि नहीं, मैं पढ़ा हूँ ऐसा कि दूध नुकसान करता है। हम्म। तो बोला कैसे, कहाँ पढ़ लिया तुम। तो मैं रूडली बात किया, ऐसे बात करके तुम करके मैं बात करने लगा। जैसे आदमी गुस्सा हो जाता है किसी से तो थोड़ा हम्म। रूडली बात करता है। हम्म। तो मैं ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगा कि दूध को नेग्लेक्ट कर रहा है। जब उस समय मैं दूध दूध खूब पीता था, हम्म। और मतलब कोई नॉलेज नहीं था दूध के बारे में। हाँ। तो मैं थोड़ा सा बोला कहाँ पढ़ लिए तुम दूध के बारे में। मतलब मैगजीन में, बहुत सारे फॉरेन में तो विदेशों में लोग दूध नहीं यूज करते हैं। तो दूध वहाँ पे जर्सी गाय होगी इसलिए यूज नहीं करते होंगे, हाँ। लेकिन पी सकते हो दूध। तो पेशेंट था और डॉक्टर से वो भी बहस नहीं करना चाहा, मुझे कुछ बोला नहीं और चला गया। हाँ। और मेरे मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक कर गया। तब मैं यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो बहुत सारा चीज आया। कहीं आया कि दूध पीना चाहिए, कहीं नहीं पीना चाहिए, कहीं दूध के फायदे हैं तो कहीं दूध के नुकसान है। हम्म। तो ये कंफ्यूजन चलते रहा, मुझे 4-5 साल लग गए।
और हम्म। उसके बाद जो है मैं काफी कुछ बुक्स भी मंगाया पढ़ा, तो फिर कुछ मैं सोचा कि छोड़ के देखते हैं, तो 10 साल पहले मैंने छोड़ दिया दूध। और मुझे कोई दिक्कत, परिवार बच्चे में किसी, मेरा बच्चा छोटा था तब भी उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो दूध छोड़ के उस समय मैं फल पे और सलाद पे आ गया था। हाँ। और जब मैं डॉक्टर साहब को, मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि मेरा वेट ज्यादा था, लगभग 12-13 केजी। तो वेट कम नहीं हो रहा था, चाहे मैं एक्यूप्रेशर करूं या एक्सरसाइज करूं या सप्लीमेंट खाऊं या कुछ भी आयुर्वेदिक चीज खाऊं, तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। हम्म। जब मैं डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर अवधेश सर को, और मैं डीएपी डाइट फॉलो किया, तो पहले महीने में मेरा 4 केजी वेट कम हो गया। हाँ, अगेन अगेन मैं सबको बताना चाहूँगा, ये डैप डाइट की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे डाइट, डैप, DAP। जी कुछ सर। लोग इसको DIP ना कहें, डैप डाइट है हाँ, ये। डीएपी। हाँ। यस। जी। तो ये जो है डीआईपी और डीएपी डाइट में बहुत फर्क है, जी। तो आप अपना, जमीन आसमान का हाँ, कोई फर्क नहीं है। कोई नहीं, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधा उस पे आएंगे कि जी। आप अपना बैकग्राउंड बताइए, आपने जो मुझे बताया वो जानना चाहेंगे हम सब। हाँ, बैकग्राउंड में सर, मैं एयरफोर्स से रिटायर हाँ। ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। हम्म। और मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन, सास, ससुर, फुआ, मतलब 10 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे जो दीदी के ससुर है, अपने दीदी के अपने ससुर जो एमबीबीएस डॉक्टर और हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन थे, वो खुद डायबिटीज था और हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए। और हम्म। जब ये 10 लोग एक्सपायर हो गए ना, तो मेरा मन उठ गया एलोपैथ से और मेडिसिन से और ये हॉस्पिटल से। मैंने वॉलेंटियर रिटायरमेंट लिया। और उसके बाद मैंने एमडी एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, योगा टीचर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और अपना ये सारा कोर्स करके मैं अपना क्लिनिक सेटअप करके 15 साल से मैं चला रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं बढ़ते गया, और सारा कोर्स करते गया। और पेशेंट ठीक भी होते थे, नहीं भी ठीक होते थे। लेकिन जब से मैं डीएपी डाइट में सर का सुना हूँ, और मैं अब पेशेंट को मैं दवाई नहीं देता, जो पेशेंट बोले कि मैं डीएपी डाइट फॉलो नहीं करूंगा, ये आपने बताया। मैं रियली में नहीं देता हूँ। और हाँ, ये बोलता है कि सर 50% फॉलो करूंगा, तो मैं देता हूँ। मतलब आपको 50% तो करना ही पड़ेगा। मेरा दवाई, मैं अपनी दवाई की बहुत तारीफ, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, मैं बोलता हूँ 50% ही काम करेगा। 50% डीएपी डाइट काम करेगा, आपको 50% वो करना ही करना है एटलीस्ट। और 100% करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हर थैंक चीज यू। का, मैं हम्म। गॉल ब्लैडर का पथरी, किडनी स्टोन, हार्ट, लिवर, हर चीज को मैं ठीक किया हूँ और करता हूँ। लेकिन मैं डीएपी डाइट और अपना आयुर्वेदिक औषधि जरूर देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपसे मिलना होगा जल्दी। आज आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। अब आगे और लोगों का प्रश्न लेते हैं, बहुत गजब का काम कर रहे हैं जो हैं डॉक्टर अनिल जी। और मैं देख लेता हूँ कुछ लोगों के और इस बीच प्रश्न आ गए हैं। सर, wait, ठीक है। तो ठीक है। सो एक प्रश्न आया हुआ है सर, मैं, मुझे डाइजेशन की समस्या है अथवा इंटेस्टाइनल रहती है, निकल निकले सही सिस्टम और सही चीज़ बता दीजिए, थोड़ा लंबा टाइम से है। आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, क्योंकि आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं सभी के बीच में इन चीज़ों को लूँगा तो वो समय उसमें चला जाएगा। आप मैसेज करिएगा, आपको
मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो मेरे से बन पाए मैं आपको हेल्प करूँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो किसी का और आई गेस सवाल आई गेस नहीं है जो इससे रिलेटेड हो दूध से। अगर किसी का कोई और सवाल है तो हम 1-2 मिनट और हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस सेशन को, आज के सेशन को ख़त्म करेंगे और वाइंड अप करेंगे, और जिससे कि हमारा जो आने वाला सैटरडे है, जो हमारा सेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। और अ, अ, हम उसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़, तो आपको ये समझना होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत बहुत उस तरह के डिजीज़ हैं जिसका कोई तोड़ जल्दी करके मिलता नहीं है लोगों को। तो मैं आपको यहाँ पर कहना यही चाहूँगा कि जो भी लोग उसकी साइंस को समझना चाहें, एडुकेट होना चाहें, ठीक है, उसमें एडुकेट होना चाहें, समझना चाहें, और ये वो साइंस है जो मुझे किसी कोर्स से सीखने को नहीं मिली, कोर्स से सीखने को नहीं मिली हमें ये साइंस। ये वो चीज़ है जो मैं डॉक्टर पांडे से सीखा हूँ, जो इस सैटरडे मैं आप सभी के बीच में इस सेशन को लेकर के आ रहा हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे उसको, समझेंगे, और इसको हम यूटर्न अगर करा सकते हैं तो कैसे करा सकते हैं, या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इसके लिए। तो एक प्रश्न आया है, कॉफ़ी या टी लेनी चाहिए क्या? नहीं, दूध तो वही है ना, मतलब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दूध तो वही है। और बाकी हम भारतीय हैं, चाय और कॉफ़ी हमारे लिए बनी ही नहीं थी, कभी भी नहीं बनी थी हमारे लिए। पता नहीं हम कब से चाय और कॉफ़ी लेने लगे। कहवा वगैरह लिया जाता था, आज भी लिया जाता है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती थी उन वहाँ तक के लिए सही है, लेकिन हम तो शायद लग्जरी में आ गए। चाय और कॉफ़ी हमें नुकसान ही करने वाली है, चाहे आप दूध के साथ लें चाहे बिना दूध के। दूध वाली ज़्यादा नुकसान करेगी, बिना दूध वाली भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। औषधि के तौर पे अगर कोई चीज़ ली जाए तो वो अच्छी, जब जो चीज़ औषधि के तौर पे ना लेकर के हम उसको लग्जरी के तौर पे लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती ही। सो आई होप आप सभी ने आज के इस सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगला सेशन जो होने वाला है वो किसी ना किसी एक अच्छे टॉपिक को मैं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर पोल भी आप लोग अभी ही कर दें। मैं आपके सामने नाम रखता हूँ, हंगर वर्सेस क्रेविंग। हंगर वर्सेस क्रेविंग, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है दूसरा है सनलाइट, धूप, धूप। और तीसरा है रोटी। चौथा है ऑयल, तेल, है ना। ऑयल के ऊपर तो बहुत कहानियां हैं। उसके बाद आ जाता है पांचवा, यानी कि नमक। आप इन पांच में से किसी एक नाम को चैट बॉक्स में अभी डालिए, और जो नाम ज़्यादा होगा मैं उस पर इसको पिक कर लूँगा अभी से ही। ठीक है, काफ़ी मिला जुला रिस्पॉन्स है, काफ़ी मिला जुला रिस्पॉन्स है। हंगर वर्सेस क्रेविंग, हंगर वर्सेस क्रेविंग, ऑयल, सॉल्ट, नमक, सॉल्ट, नमक, सॉल्ट, 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 हंगर वर्सेस क्रेविंग, हंगर वर्सेस क्रेविंग, रोटी, ऑयल, सॉल्ट, हंगर, ऑयल, सनलाइट, रोटी, सनलाइट, ऑयल, सनलाइट। सबसे ज़्यादा अभी तक सबसे ज़्यादा अभी तक दो ही चीज़ें सामने आ रही हैं, तीन, सॉल्ट, ऑयल और हंगर वर्सेस क्रेविंग, है ना। तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है।
जी हमारा चैनल है सप्तकोश। डैप फैमिली का जो चैनल है वो है सप्तकोश। डैप फैमिली को भी मैंने ही बनाया था और आज सप्तकोश को भी मैंने ही बनाया है। आप सप्तकोश चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आप ये सारी वीडियोस को देख सकते हैं और ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर थर्सडे। आप खुद भी आ सकते हैं, अपने जानने वालों को भी बुला सकते हैं जिससे कि वो सुने और एडुकेट हों। बिकॉज डॉक्टर पांडे एक बात कहते थे दैट मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट, और हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। मैं मेडिकल एजुकेशन तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन, बट आई कैन प्रोवाइड यू द राइट हेल्थ एजुकेशन बिकॉज आई एम अ हेल्थ कोच। मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। तो जो ज़्यादा ऑप्शन लोगों ने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले हंगर वर्सेस क्रेविंग है और उसके बाद सोल्ट भी है और ऑयल भी है। ओके, तो ऑयल उसके बाद है, सोल्ट भी है। ठीक है, तो सोल्ट और हंगर वर्सेस क्रेविंग में से कोई एक टॉपिक हम अगली बार पिक करेंगे, ऑलमोस्ट उसका बराबर है। ठीक है, सो हम अगले सेशन में अगले थर्सडे को हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एज पर योर पोल। और आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्रेम पूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना और अपना समय दिया। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू। हैव अ गुड डे। जय हिंद। नमस्ते।